डिस्क्लेमर, आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। और कहानी का आनंद लीजिए। रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की। लिन जोऊ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, बल्कि थोड़ी जिज्ञासा झलक रही थी। ये देखकर उसने अपना लहजा थोड़ा नरम करते हुए कहा, हालांकि अगर आप सचमुच लोक्सिंग गांव जाना चाहते हैं तो ये पूरी तरह असंभव नहीं है। उन्होंने अपने ब्रोकेड वस्त्र पर बने तारों के पैटर्न को ठीक करने के लिए हाथ उठाया। मेरे परिवार को लोक्सिंग गांव से निमंत्रण मिला है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हे साथी दाववादी, आप पहले मेरे साथ शेन परिवार के पास चलें। तैयारियां हो जाने के बाद हम 1-2 दिन में साथ निकल सकते हैं। लिन जोऊ का दिल उमड़ पड़ा। वह जबरदस्ती प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखता था, इसलिए लोक्सिंग गांव में खुले तौर पर प्रवेश करने के निमंत्रण का उपयोग कर पाना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। उसने रेशमी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर देखा और ये देखकर कि दूसरे की आंखों में थोड़ी सी जिज्ञासा तो थी, लेकिन कोई द्वेष नहीं था। उसने हल्के से सिर हिलाया। तो फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, साथी दाववादी। कोई बात नहीं। रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए शहर के द्वार की ओर चलना शुरू किया। मेरा नाम युवा मास्टर शेन जिनहाओ है, आप मुझे केवल जिनहाओ कह सकते हैं, प्रिय दाववादी। दोनों ने अभी कुछ ही कदम चले थे कि सड़क के किनारे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्या ये शेन परिवार के युवा स्वामी शेन जिनहाओ नहीं है? ये एक अनजान साधक के साथ क्यों यात्रा कर रहे हैं? अपनी आवाज़ धीमी रखो। शेन परिवार लिंगशियाओ तारा क्षेत्र के 4 महान परिवारों में से एक है और दाओ क्षेत्र में मौजूद आध्यात्मिक खानों के आधे हिस्से पर उनका नियंत्रण है। वे लोक्सिंग गांव से निमंत्रण भी प्राप्त कर सकते हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके बारे में हम गपशप कर सकें। मैंने सुना है कि युवा मास्टर शेन जिनहाओ ने कुछ समय पहले ही वुशी क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश किया है। शायद लोक्सिंग गांव की यह यात्रा अपने परिवार के लिए सहज ऊर्जा प्राप्त करने के अवसर की तलाश में है। इन चर्चाओं को सुनकर लिन जोऊ समझ गया। तो ये युवा स्वामी शेन जिनहाओ लिंगशियाओ तारामंडल के 4 महान परिवारों में से एक शेन परिवार के युवा स्वामी थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्हें लोक्सिंग गांव से निमंत्रण मिला। उनका रुतबा वाकई असाधारण था। वह युवा स्वामी शेन जिनहाओ के पीछे शांतिपूर्वक चलता रहा। उल्का तारा शहर के टेलीपोर्टेशन सरणी से गुजरा और लिंगशियाओ तारा क्षेत्र की दिशा में उड़ गया। चलते चलते युवा मास्टर शेन जिनहाओ ने परिचय देते हुए कहा, शेन परिवार लिंगशियाओ तारामंडल के पश्चिम में उल्का तारा नगरी से ज़्यादा दूर नहीं है। हम आधे दिन में पहुंच जाएंगे। लोक्सिंग गांव हर 3 साल में केवल एक बार खुलता है और हर बार केवल निमंत्रण पत्र धारकों को ही प्रवेश की अनुमति होती है। इस बार मेरे पिता ने विशेष रूप से परिवार के लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त किया था। मूल रूप से उनका इरादा मुझे दुनिया दिखाने का था। अब आपके साथ, साथी दाववादी, आपका भी हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल सही बैठता है। लिन जोऊ कभी कभार ही प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन ज़्यादातर चुपचाप सुनते रहते थे, जबकि उनकी दैवीय चेतना चुपचाप उनके आसपास की गतिविधियों की जांच करने के लिए फैल जाती थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि हालांकि यंग मास्टर शेन जिनहाओ सहज दिख रहे थे, लेकिन वे गुप्त रूप से लगातार उनकी आभा का अवलोकन कर रहे थे और स्पष्ट रूप से इस अचानक प्रकट हुए साधक से अभी भी सावधान थे। आधे दिन के भीतर वे दोनों शेन परिवार के घर पहुंच गए। शेन परिवार का निवास एक तैरते हुए आध्यात्मिक पर्वत पर बनाया गया था, जिसके पर्वत द्वार पर शेन का एक विशाल अक्षर उकेरा गया था। द्वार पर तैनात सभी रक्षक सृजन क्षेत्र के साधक थे। युवा स्वामी शेन जिनहाओ को लौटते देख उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कहा, युवा स्वामी। युवा स्वामी शेन जिनहाओ ने हल्के से सिर हिलाया और लिन जोऊ को कई आंगनों से होते हुए अंत में एक सुंदर छोटे आंगन में ले गए। आंगन में कुछ ओसमंथस के पेड़ लगाए गए थे, पत्थर की मेज पर चाय के सुंदर सेट रखे थे और कोने में एक छोटा सा आध्यात्मिक झरना था। अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में कई गुना अधिक घनी थी। स्पष्ट रूप से यह वह स्थान था जहां शेन परिवार विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता था। मेरे प्रिय दाववादी, कृपया यहाँ थोड़ी देर आराम करें। मैं जाकर अपने पिता को सूचना देता हूँ और साथ ही निमंत्रण पत्र भी ले आता हूँ। युवा स्वामी शेन जिनहाओ ने लिन जोऊ की ओर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, थोड़ा रुकिए, मैं जल्द ही वापस आता हूँ। इतना कहकर वह मुड़े और तेजी से चले गए।
लिन जोऊ ने युवा स्वामी शेन जिनहाओ की पीठ को आंगन के द्वार के पीछे ओझल होते देखा, फिर धीरे धीरे पत्थर की मेज की ओर चलकर बैठ गया। उसकी उंगलियां चाय के कप को हल्के से छू गईं और उसकी निगाहें आंगन के चारों ओर बिना कोई निशान छोड़े घूमती रहीं। अगले ही पल उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। यह आंगन देखने में शांत लग रहा था, लेकिन असल में यहाँ लोग छिपे हुए थे। पूर्वी कोने में स्थित ओसमंथस वृक्ष के पीछे काले वस्त्र पहने एक साधक छिपा हुआ था, जिसकी आभा अत्यंत निम्न स्तर पर दबी हुई थी। यदि लिन जोऊ की दिव्य चेतना सामान्य लोगों से कहीं अधिक तीव्र न होती तो वह उसे बिल्कुल भी महसूस न कर पाता। पश्चिमी विंग की खिड़की की चौखट के नीचे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव था। स्पष्ट रूप से कोई खिड़की की दरार से उसे देख रहा था। आंगन के द्वार के बाहर दो लोगों के कदमों की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे गश्त लगा रहे हों, लेकिन वास्तव में वे द्वार की रखवाली कर रहे थे ताकि वह अपनी मर्जी से बाहर न जा सके। काफी सतर्क, लिन जोऊ ने चाय का प्याला उठाया, उसमें आध्यात्मिक झरने का पानी डाला और धीरे से एक घूंट पिया। ये तीनों अजनबी स्पष्ट रूप से शेन परिवार द्वारा उस पर नजर रखने के लिए भेजे गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वह अन्य ताकतों द्वारा भेजा गया जासूस हो सकता है या शेन परिवार के निमंत्रण के प्रति उसके मन में कोई दुर्भावना हो सकती है। लिन जोऊ ने उनका पर्दाफाश नहीं किया, वह बस पत्थर की मेज के पास आराम से बैठा रहा, आंगन में लगे ओसमंथस के पेड़ों को देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका शेन परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था, इसलिए यह निगरानी महज एक मामूली बात थी। अब वह इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि शेन परिवार का निमंत्रण प्राप्त करने का असली उद्देश्य क्या था और क्या लोकसिंह गांव में सहज ऊर्जा के अलावा कोई अन्य रहस्य भी छिपे हुए थे। कुछ ही देर में आंगन के द्वार के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और युवा गुरु शेन जिनहाओ फिर से प्रकट हुए। उनके हाथ में रेशमी कपड़े का एक बक्सा था और चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उन्होंने कहा, साथी दाववादी, आपने बहुत इंतजार किया। मेरे पिता मान गए हैं और हम कल सुबह जल्दी लोकसिंह गांव के लिए रवाना होंगे। ये निमंत्रण पत्र है, कृपया इसे संभाल कर रखें। इतना कहते हुए उन्होंने रेशमी बक्से से एक सुनहरा निमंत्रण पत्र निकाला और लिन जोऊ को सौंप दिया। लिन जोऊ ने निमंत्रण स्वीकार किया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, उसे उत्पत्ति की एक हल्की सी आभा का एहसास हुआ। निमंत्रण वास्तव में कमजोर सहज ऊर्जा से युक्त सामग्री से बना था। ऐसा प्रतीत हुआ कि लोकसिंह गांव की नींव उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक गहरी थी। लिन जोऊ की दिव्य चेतना बहुत पहले ही चुपचाप एक महीन मकड़ी के जाले की तरह फैल चुकी थी, जिसने पूरे शेन परिवार के निवास को ढक लिया था और यहाँ तक कि लिंगशियाओ स्टार डोमेन के मुख्य क्षेत्र की ओर भी विस्तार कर रही थी। उनकी दिव्य चेतना निराकार और अमूर्त थी। शेन परिवार के साधकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए भी इसका पता लगाना मुश्किल होगा। ये वह शक्ति थी जो इस क्षेत्र के वर्तमान स्तर से कहीं अधिक थी। सामान्य रहस्यों में झांकना किसी की जेब से कुछ निकालने जैसा था। जब उसकी दैवीय चेतना शेन परिवार के निवास के भीतर स्थित मुख्य अध्ययन कक्ष से गुजरी तो लिन जोऊ ने अपनी जांच रोक दी। अध्ययन कक्ष के अंदर का वातावरण बेहद घुटन भरा और लगभग जमा देने वाला था। कमरे के एक कोने में गहरे रंग के अजगर पैटर्न वाले ब्रोकेड चोगे में लिपटा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा युवा स्वामी शेन जिनहाओ से 70% मिलता जुलता था, लेकिन अधिक प्रभावशाली था और उसकी भौहों के बीच एक उच्च पद पर लंबे समय से रहने वाले व्यक्ति का तनाव झलक रहा था। ये शेन परिवार के मुखिया शेन युआन के अलावा और कोई नहीं था। उसकी उंगलियां मेज पर रखी जेड की पर्ची पर हल्के से थपथपाईं और उसकी पैनी नजर नीचे झुके हुए खड़े युवा मास्टर शेन जिनहाओ पर पड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, क्या अभी अभी तुम्हारे साथ लौटा हुआ साधक वही बाहरी सहायक था जिसे तुमने प्राप्त किया था? युवा मास्टर शेन जिनहाओ ने अपना सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर जो संयम था वह गायब हो गया, केवल थोड़ी सी कड़वाहट रह गई। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, पिताजी को जवाब देते हुए, हाँ। उन्होंने खुद को घुमंतु साधक बताया और संयोगवश लोकसिंह गांव के बारे में जानकारी मांग रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। एक घुमंतु किसान। शेन युआन ने ठंडी सांस ली और जेड पर्ची को मेज पर फेंक दिया। क्या तुम्हें पता है कि लोकसिंह गांव की यात्रा किस बारे में है? इस बार तुम और युवा मास्टर शेन साथ जा रहे हो और अंत में मिलने वाले लाभ और प्रदर्शन से ही परिवार के मुखिया पद के उत्तराधिकार का निर्धारण होगा। आपने एक अज्ञात मूल के व्यक्ति को अपना बाहरी सहायक चुना है। क्या आप शेन परिवार के भविष्य को एक अजनबी के भरोसे दांव पर लगाना चाहते हैं? ये शब्द यंग मास्टर शेन जिनहाओ के दिल पर एक भारी हथौड़े की तरह प्रहार कर गए। उसने अचानक ऊपर देखा, उसकी आंखों में अनिच्छा के साथ साथ बेबसी का भाव भी झलक रहा था। पिताजी, मैं भी यह नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली, उसकी आवाज कर्कश थी। इन दिनों मैंने अपने उन सभी दोस्तों से मिलने की कोशिश की जिनके साथ मैं आमतौर पर करीबी रिश्ता रखता हूं, लेकिन या तो यंग मास्टर शेन ने उन्हें आध्यात्मिक खानों और साधना तकनीकों से रिश्वत दे दी या फिर उन्हें गुपचुप तरीके से धमकी दी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाने की हिम्मत की तो मैं उनके परिवार की आध्यात्मिक शक्ति को काट दूंगा। पूरे लिंगशियाओ तारामंडल में किसी ने भी मेरे साथ यात्रा करने की हिम्मत नहीं की।
शेन युआन ने अपने बेटे की लाल आंखों को देखा, उसका चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया, फिर भी वह नहीं माना। फिर भी तुम्हें 2 बार सोचना होगा। युवा मास्टर शेन को जो अतिरिक्त सैनिक मिले हैं वे सभी शक्तिशाली प्रतिभाशाली हैं। आपको एक ऐसे घुमंतु साधक मिले हैं जिनकी साधना क्षमता अज्ञात है। यदि आप लोकसिंह गांव पहुंचते हैं और वह न केवल आपकी मदद करने में विफल रहता है बल्कि आपको पीछे भी खींचता है तो आप क्या करेंगे? युवा मास्टर शेन जिन्हाओ ने अपनी मुट्ठियां इतनी भींच लीं कि उनकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। उन्हें इसमें शामिल जोखिमों का कैसे पता नहीं था, लेकिन उनके पास सचमुच कोई और विकल्प नहीं था। इससे पहले जब वह मेटियोर स्टार सिटी में लिनजोऊ से मिला था तब वह केवल अपनी किस्मत आजमा रहा था। लिनजोऊ को लोकसिंह गांव के बारे में पूछते हुए और शांत और संयमित देखकर उसने हिम्मत करके उसे वापस लाने का फैसला किया। उसने लिनजोऊ के साधना स्तर के बारे में पूछा तक नहीं था और न ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी। उसे केवल संख्या पूरी करने के लिए एक साथी के रूप में माना था, ताकि कम से कम सतही तौर पर वह यंग मास्टर शेन की टीम से हार न जाए। पिताजी, निश्चिंत रहिए, मैं उस पर नज़र रखूंगा। अगर वह सचमुच मदद नहीं कर सकता तो मैं लोकसिंह गांव की चुनौतियों का सामना खुद कर लूंगा। युवा स्वामी शेन जिन्हाओ ने दांत पीसते हुए दृढ़ स्वर में कहा। वह हार नहीं सकते थे। परिवार के मुखिया का पद न केवल उनके लिए बल्कि शेन परिवार में उनकी माता के वंश की प्रतिष्ठा के लिए भी महत्वपूर्ण था। उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शेन युआन ने अपने बेटे के हठीले चेहरे को देखा और अंत में आह भरते हुए कहा, ठीक है, बात यहाँ तक आ गई है, अब और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। कल जब तुम रवाना होगे तो हर बात में सावधान रहना। लोकसिंह गांव में न केवल सहज ऊर्जा छिपी है बल्कि प्राचीन विरासतें भी मौजूद हैं। परिवार के मुखिया पद के लिए युवा मास्टर शेन किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। जी हाँ, मैं समझ गया पिताजी। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ ने झुककर प्रणाम किया, मुड़े और अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गए। उनकी पीठ कुछ कमजोर लग रही थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि यह सहयोग जो उसने संयोगवश हासिल किया था वास्तव में बोझ न बन जाए। इसी बीच छोटे से आंगन में लिनजोऊ ने अपनी दिव्य चेतना को पुनः प्राप्त कर लिया। उसकी उंगलियों में मौजूद निमंत्रण धीरे से हिल रहा था और उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी। इसलिए युवा स्वामी शेन जिन्हाओ ने उन्हें अपने साथ आमंत्रित किया था। शेन परिवार में मुखिया पद के लिए चल रहे आंतरिक संघर्ष ने उन्हें एक सुविधाजनक काम करने का मौका दे दिया था। उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और अपने दिल में यह अच्छी तरह समझ गया कि युवा मास्टर शेन जिन्हाओ उसकी असली ताकत को नहीं जानते थे और उसे केवल एक साधारण साधक मानते थे। शेन युआन को उस पर शक था और उसने उस पर नज़र रखने के लिए लोगों को भेजा था, और वहां वह युवा मास्टर शेन भी था जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था क्योंकि उसने एक दाव क्षेत्र विशेषज्ञ को सहायक के रूप में नियुक्त कर लिया था। लोकसिंह गांव की यह यात्रा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक रोचक साबित हो रही थी। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ मुख्य अध्ययन कक्ष वाले गलियारे से बाहर निकले ही थे कि अचानक उनकी टक्कर एक आकर्षक व्यक्ति से हो गई। वह व्यक्ति चांदी के पैटर्न वाली ब्रोकेड की पोशाक पहने हुए था और हाथ में जैद की हड्डी से बना एक तय करने वाला पंखा लहरा रहा था। उसका चेहरा कुछ हद तक युवा स्वामी शेन जिन्हाओ से मिलता जुलता था, फिर भी उसके चेहरे पर एक नीच और द्वेषपूर्ण भाव झलक रहा था। वह शेन परिवार का दूसरा युवा स्वामी था, युवा स्वामी शेन। युवा मास्टर शेन अचानक रुक गए। उनका तय करने वाला पंखा सरसराहट के साथ खुल गया, जिससे उनका आधा चेहरा ढक गया और केवल उनकी व्यंग्यात्मक आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसका लहजा बेपरवाह था। अरे, क्या ये भाई जिन्हाओ नहीं हैं? अभी अभी पिताजी के अध्ययन कक्ष से निकले हैं। क्या बात है? क्या आप उस जुर्माने की अतिरिक्त कार्रवाई की रिपोर्ट करने गए थे जो आपको मिली थी? युवा स्वामी शेन जिन्हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनकी आभा में हल्का उतार चढ़ाव आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबाकर ठंडे स्वर में कहा, युवा स्वामी शेन, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने काम से मतलब रखें, मेरे साथ करने को कुछ भी नहीं। युवा मास्टर शेन ने व्यंग्य करते हुए अपने हाथ पर तह वाले पंखे से थपथपाया। परिवार के मुखिया के पद के लिए हो रही प्रतियोगिता पूरे शेन परिवार के भविष्य से जुड़ी है। भला इसका मुझसे क्या लेना देना नहीं हो सकता? वह आगे बढ़ा, अपनी आवाज़ धीमी की और धमकी भरे लहजे में बोला, मैंने सुना है कि आपको एक अज्ञात मूल का घुमंतु साधक मिला है। भाई जिन्हाओ, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हताशा में आपको तिनके का सहारा नहीं लेना चाहिए। मुझे जो सहायक मिला है वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। मुझे डर है कि आपका मित्र लोकसिंह गांव की दहलीज भी पार नहीं कर पाएगा, है ना? युवा स्वामी शेन जिन्हाओ ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि उनके नाखून लगभग उनकी हथेलियों में धंस गए, लेकिन उन्होंने आगे बहस नहीं की। युवा स्वामी शेन से और बात करना व्यर्थ था, इससे केवल अपमान ही बढ़ता। उसने यंग मास्टर शेन पर ठंडी निगाह डाली, उसके चारों ओर घूमकर सीधे उस छोटे से आंगन की ओर चल दिया जहां लिनजोऊ ठहरी हुई थी, उसे एक अतिरिक्त नज़र तक नहीं डाली। युवा मास्टर शेन ने युवा मास्टर शेन जिन्हाओ की पीठ को जाते हुए देखा, उनके होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी।
उन्होंने धीरे से अपना तय करने वाला पंखा बंद किया। हम अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहे हो। लोग सिंह गांव की इस यात्रा के लिए परिवार के मुखिया का पद मेरा है। कुछ ही देर में युवा स्वामी शेन जिन्हाओ छोटे से आंगन में लौट आए। तब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था। आंगन में लगे ओसमंथस के पेड़ों की छायाएं नाच रही थीं और आध्यात्मिक झरना कलकल करता बह रहा था। लिंजू पत्थर की मेज के पास बैठे हुए शांत भाव से आकाश के तारों को निहार रहे थे। दाऊवादी, मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ आगे बढ़े, उनके स्वर में क्षमा का भाव और थोड़ी सी थकावट झलक रही थी। लिंजू ने उसकी ओर सिर घुमाकर उदासीनता से पूछा, जिससे अभी तुम्हारा सामना हुआ वह तुम्हारा प्रतिद्वंदी है। युवा स्वामी शेन जिन्हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए बोले, दाऊवादी, आप बता पाए? इनका नाम युवा स्वामी शेन है, जो मेरे दूसरे चाचा के पुत्र हैं और शेन परिवार की इस पीढ़ी में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार के मुखिया के पद के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वह एक पत्थर के स्टूल पर बैठ गया, मेज पर रखी ठंडी चाय उठाई, एक घूंट लिया और आगे बोला, शेन परिवार के नियमों के अनुसार परिवार के मुखिया का पद वरिष्ठता पर आधारित नहीं होता, बल्कि केवल शक्ति और योग्यता पर आधारित होता है। लोग सिंह गांव की यह यात्रा पिताजी द्वारा हमारे लिए अंतिम परीक्षा है। लोग सिंह गांव में जो भी अधिक अवसर प्राप्त करेगा उसे परिवार के मुखिया का पद विरासत में मिलेगा। लिंजोऊ ने हल्के से सिर हिलाया और चुप रहकर उसके बोलने का इंतजार करने लगी। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। लोग सिंह गांव में न केवल सहज ऊर्जा छिपी है, बल्कि गांव के भीतर गहराई में एक प्राचीन गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र भी है। उस गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र में मौजूद आध्यात्मिक द्रव साधक के मूल को शुद्ध कर सकता है। चाहे वह छिपी हुई शारीरिक चोटें हों, साधना के क्षेत्र में बाधाएं हों या आत्मा में अशुद्धियां हों, जब तक कोई उस आध्यात्मिक द्रव में लीन रहता है तब तक वे सभी पूरी तरह से शुद्ध हो सकती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं वे सभी स्वर्ग और असंख्य लोगों के शीर्ष विशेषज्ञ हैं या 10,000 वर्षों की विरासत वाले महान कुलों के मुख्य शिष्य हैं। साधारण साधकों के पास लोग सिंह गांव के पास जाने की भी योग्यता नहीं होती, गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र में प्रवेश करने की तो बात ही छोड़ दें। जब लिंजोऊ ने सहज ची सुना तो उसकी उंगलियां थोड़ी सी फड़क उठी और वह अपने दिल में समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह छोटा पहाड़ी गांव सहज ऊर्जा की रक्षा करने में सक्षम था। दरअसल उसके पीछे गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र की नींव थी। उसने पहले तो सोचा था कि यह केवल ऊर्जा का साधारण निष्कर्षण है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लोग सिंह गांव में उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्य छिपे हुए हैं। तो फिर यंग मास्टर शेन को जो सुदृढ़ीकरण मिला है वह बहुत मजबूत है। लिंजोऊ ने सपाट स्वर में पूछा, जिसमें कोई भावना प्रकट नहीं हुई। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ ने सिर हिलाया, उनका चेहरा गंभीर था। ये लिंगशियाओ तारा क्षेत्र के पूर्व से बूढ़ा राक्षस जुवांटी है। वह इस बार लोग सिंह गांव जाकर अपनी बाधा को तोड़ने के लिए मूल आध्यात्मिक तरल का उपयोग करना चाहता है। उसे नियुक्त करने के लिए युवा मास्टर शेन ने न केवल बूढ़े राक्षस जुवांटी को 3 आध्यात्मिक खदानें दी, बल्कि यह भी वादा किया कि यदि वह परिवार का मुखिया बन जाता है तो वह बूढ़े राक्षस जुवांटी को शेन परिवार की कलाकृति शोधन कार्यशाला का प्रबंधन करने देगा। लिंजोऊ ने हल्की सी ओह की आवाज निकाली और कुछ नहीं कहा। वेनदाओ स्तर के शुरुआती चरण का एक बूढ़ा राक्षस उसकी नज़र में महज एक ऐसी हस्ती थी जिसे वह हाथ के एक झटके से कुचल सकता था। युवा मास्टर शेन का ये भरोसा तो जिक्र करने लायक भी नहीं था। अब उसे इस बात की अधिक चिंता थी कि क्या सहज ऊर्जा गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र के भीतर छिपी हुई है। यदि ऐसा है तो गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ऊर्जा निकालना अधिक सुविधाजनक होगा। लिंजोऊ के चेहरे पर शांति और घबराहट का कोई भी भाव न देखकर युवा स्वामी शेन जिन्हाओ मन ही मन थोड़ा असमंजस में पड़ गए। क्या इस घुमंतु किसान के पास वाकई कोई गुप्त तुरुप का पत्ता हो सकता है? उसने अपने मन के संदेह को दबाकर कहा, दाऊवादी, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। शेन परिवार से लोग सिंह गांव 3 दिन की यात्रा पर है। रास्ते में हमें लोग सिंह गांव जा रहे अन्य दल मिल सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि हम ज़्यादा ध्यान आकर्षित न करें। लिंजोऊ ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। युवा गुरु शेन जिन्हाओ ने राहत की सांस ली, खड़े हुए और बोले, तो दाऊवादी, जल्दी आराम करो। मैं वापस जाकर अपना सामान तैयार करूंगा और कल सुबह जल्दी तुम्हें लेने आऊंगा। इतना कहकर वे मुड़े और छोटे से आंगन से चले गए। युवा स्वामी शेन जिन्हाओ के जाने के बाद लिंजोऊ ने लोग सिंह गांव की दिशा में ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। गुफा स्वर्ग अमर लोक, सहज ऊर्जा, पारिवारिक प्रतियोगिता। लोग सिंह गांव की यह यात्रा और भी दिलचस्प होती जा रही थी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य अवरोध ने छोटे से आंगन को घेर लिया, जिससे बाहर से निगरानी कर रहे साधकों की आभा अलग थलग पड़ गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान करने लगा और चुपचाप कल के प्रस्थान की प्रतीक्षा करने लगा।
जैसे ही सुबह की धूप शेन परिवार के पहाड़ी द्वार को रोशन करने लगी, आकाश में एक भयंकर ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। लिनजुओ, यंग मास्टर शेन जिन्हाओ के पीछे पीछे वेली के द्वार से बाहर निकला और ऊपर देखते हुए उसने एक 12 फीट मोटे संकर नस्ल के बाढ़ के अजगर को शून्य में कुंडली मारकर बैठे हुए देखा। इसका पूरा शरीर नीले काले शल्कों से ढका हुआ था, जिनके किनारे हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहे थे, और इसके सिर के ऊपर से एक मुड़ा हुआ सींग निकला हुआ था। उसके चारों पंजे ब्लेड की तरह तेज थे और वह अपनी ऊर्ध्वाधर पुतलियों से भरी आंखों से नीचे के क्षेत्र का जायजा ले रहा था। सृष्टि के चरम क्षेत्र का दबाव उसके शरीर से विकीर्ण हो रहा था, फिर भी वह जिस घर को खींच रहा था उसके सामने वह साधारण रूप से विनम्र प्रतीत हो रहा था। वह घर पूरी तरह से 1000 साल पुरानी अगरवुड की लकड़ी से बना था, जिसमें नक्काशीदार बीम और चित्रित स्तंभ लगे थे, और खिड़कियों की जाली पर पारदर्शी आत्मा क्रिस्टल जड़े हुए थे, जो दूर से देखने पर हवा में लटके हुए महल जैसा दिखता था। पास पहुंचने पर ही पता चलता था कि घर की नींव आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की नीली आभा से टिकी हुई थी। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से बाढ़ के अजगर की लगाम घर से जुड़ी हुई थी। उसे खींचने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल दिशा निर्देशित करने की आवश्यकता थी। ये आकाश भ्रमण नौक है जिसे हमारे परिवार ने विशेष रूप से बनाया है। इसके अंदर एक छोटा सा गुफा स्वर्ग है, जहां यात्रा के दौरान साधना या विश्राम किया जा सकता है, युवा मास्टर शेन जिन्हाओ ने लिनजुओ को नौक पर ले जाते हुए समझाया। आकाश भ्रमण नौक में प्रवेश करते ही लिनजुओ को प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। नाव के अंदर का स्थान बाहर से दिखने की तुलना में कहीं अधिक विशाल था। बाईं ओर शानदार कमरों की एक पंक्ति थी। दाईं ओर एक विशाल हॉल था, जिसके केंद्र में एक गोल जैड की मेज थी, जिसके चारों ओर 4 कुर्सियां थीं, और मेज पर ताजे फल और गर्म चाय परोसी गई थी। कोने में आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने में सक्षम ओस संघनन घास के कुछ पौधे भी थे, और हर जगह विलासिता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। साथ ही दाववादी, आप चाहें तो एक कमरा चुन लें, हम शेष समय नाव के अंदर ही विश्राम करेंगे। बाढ़ का अजगर बहुत तेज है और हम 3 दिनों में लोकसिंह गांव पहुंच जाएंगे। जैसे ही युवा स्वामी शेन जिन्हाओ ने बोलना समाप्त किया, नाव का दरवाजा फिर से खुल गया और 2 लोग अंदर आ गए। सबसे आगे चल रहे थे युवा मास्टर शेन। उन्होंने अब भी अपना चांदी के पैटर्न वाला ब्रोकेड चोगा पहना हुआ था और अपने फोल्डिंग पंखे को और भी जोर से लहरा रहे थे। उनके चेहरे पर स्पष्ट आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। उसके पीछे पीछे एक हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी चल रहा था, जिसने गहरे रंग का लोहे का कवच पहन रखा था। उसकी खुली भुजाएं गूंथी हुई मांसपेशियों से ढकी हुई थीं। उसकी त्वचा गहरे काले रंग की थी, मानो लोहे के कवच से ढकी हो, और उसके शरीर से प्रारंभिक दाव क्षेत्र का दबाव महसूस हो रहा था। ये युवा स्वामी शेन द्वारा नियुक्त बाहरी सहायक बूढ़ा राक्षस जुवांटी था। बूढ़े दैत्य जुवांटी ने नाव के अंदर एक सरसरी नजर डाली। उनकी निगाहें कुछ पल के लिए लिनजुओ पर टिक गईं। ये देखकर कि लिनजुओ की आभा केवल प्रारंभिक वुशी स्तर की थी, उनकी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक गई और उन्होंने उस पर आगे ध्यान नहीं दिया। युवा मास्टर शेन सीधे गोल जेड टेबल की ओर चले बैठ गए, एक आध्यात्मिक फल उठाया, एक टुकड़ा खाया और तिरछी नजर से लिनजुओ को देखा। उसका लहजा तीखा था। भाई जिन्हाओ, क्या यही वह बाहरी सहायक है जिसे आपने किराए पर लिया है? इसकी आभा केवल प्रारंभिक वुशी स्तर की है, मेरे परिवार के रक्षकों के बराबर भी नहीं। क्या आपको यकीन है कि यह हमें नीचे गिराने के लिए नहीं आया है? लिनजुओ हॉल में खंभे से टिककर बाहें मोड़े, पलके भी नहीं झपकाते हुए खड़ा था। उनकी नज़रों में यंग मास्टर शेन एक मस्खरे की तरह थे, जो उंगली हिलाने लायक भी नहीं थे। उनके ताने का जवाब देना तो दूर की बात थी। ये देखकर युवा स्वामी शेन जिन्हाओ तुरंत आगे बढ़े, लिनजुओ को रोकते हुए, और युवा स्वामी शेन से क्रोधित होकर बोले, युवा स्वामी शेन, मैं बाहरी सहायक के रूप में किसे नियुक्त करता हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अपनी तानेबाजी बंद करो और अपने काम से मतलब रखो। अरे, अभी से उसकी रक्षा कर रहे हो? युवा मास्टर शेन ने उपहास किया और बूढ़े राक्षस जुवांटी की ओर मुड़कर देखा। उनका लहजा कुछ हद तक चापलूसी भरा था। बूढ़े राक्षस, भाई जिन्हाओ ने जिस विशेषज्ञ को खोजा है, उसे देखो। जब हम लोकसिंह गांव में किसी खतरे का सामना करेंगे, हमें इस छोटे भाई का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कोई राक्षसी जानवर उसे एक ही झटके में निगल जाए। बूढ़े राक्षस जुवांटी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज़ लोहे के टुकड़ों के आपस में रगड़ने जैसी कर्कश थी। निश्चिंत रहें, चूंकि मैंने आपके उपकार स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपकी रक्षा करूंगा। जहां तक किसी अज्ञानी छोटे बच्चे की बात है, अगर वह सचमुच किसी खतरे में पड़ जाता है, तो मेरे पास उसे बचाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं है। ये कहते हुए उनकी निगाहें एक बार फिर लिनजुओ पर पड़ीं, जिनमें एक गहरी चेतावनी थी, मानो वे कह रहे हों, मुझे कोई परेशानी मत देना। ये सुनकर लिनजुओ ने आखिरकार अपनी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में अधीरता की एक झलक दिखाई दी। ये बूढ़ा आदमी और जवान आदमी उसके कानों के आसपास भिनभिनाती 2 मक्खियों की तरह थे, जो असहनीय शोर मचा रहे थे।
उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर वह अभी अपना हाथ उठा ले तो उसकी आभा का एक छोटा सा अंश ही इन दोनों को चूर चूर करने के लिए काफ़ी होगा और बाढ़ का अजगर भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। फिर भी अंततः उन्होंने इस विचार को दबा दिया। उनकी यात्रा सहज ऊर्जा इन्नेची के लिए थी और ऐसे छोटे मोटे विषयों पर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी ताकत को समय से पहले ही उजागर नहीं करना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि लोकसिंह गांव के संरक्षक सतर्क हो जाएं। लिन जोऊ को उदासीन देखकर युवा स्वामी शेन जिन्हाओ को राहत महसूस हुई। हालांकि उन्हें लिन जोऊ की वास्तविक शक्ति का पता नहीं था, लेकिन इस संयम ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि उन्होंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना है। उन्होंने युवा गुरु शेन से और बहस नहीं की और लिन जोऊ से कहा, साथ ही दाववादी, चलिए कमरे में जाकर आराम करते हैं, उनके स्तर तक मत गिरिए। लिन जोऊ ने सिर हिलाया और युवा स्वामी शेन जिन्हाओ के पीछे पीछे बाईं ओर के कमरे की ओर चल दिया। उनके पीछे युवा स्वामी शेन अभी भी बूढ़े राक्षस जुवांटी से ताने फुसफुसा रहे थे, जो कभी कभी घमंड से भरे स्वर में जवाब दे रहा था। लिन जोऊ ने कमरे में प्रवेश किया और लापरवाही से एक ध्वनिरोधक अवरोध स्थापित किया, जिससे बाहर से आने वाले शोर को रोका जा सके। वह खिड़की के पास गया और आकाश में विचरण करने वाली नाव के नीचे से तेजी से गुजरते पहाड़ों और नदियों को देखने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एहसास की चमक आ गई। युवा मास्टर शेन और बूढ़े राक्षस जुवांटी द्वारा की गई उकसावे वाली हरकतें केवल उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए थीं, ताकि वह लोकसिंह गांव की यात्रा के दौरान गलतियां कर बैठे। दुर्भाग्यवश उन्हें शुरू से अंत तक ये पता नहीं था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने उकसाया था वह एक ऐसा अस्तित्व था जिस तक वे ऊपर देखकर भी नहीं पहुंच सकते थे। 3 दिन की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और लोकसिंह गांव में मौजूद अवसर, साथ ही सहज ऊर्जा का पता लगाना लिन जोऊ के लिए इंतजार कर रहा था। आकाश भ्रमण नौक के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। युवा स्वामी शेन जिन्हाओ गोल जेड की मेज के पास बैठे थे, उनकी उंगलियां अनजाने में उनके प्याले के किनारे को रगड़ रही थीं। उनका चेहरा पहले से भी अधिक गंभीर था। साथ ही दाववादी, लोकसिंह गांव की इस यात्रा में केवल हमारा शेन परिवार ही शामिल नहीं है, लिंगशियाओ स्टार डोमेन की शीर्ष शक्तियों को भी निमंत्रण प्राप्त हुए हैं। वह कुछ देर रुका, उसकी आवाज में थोड़ी श्रद्धा झलक रही थी। शिंगलुओ संप्रदाय, हिम और बर्फ संप्रदाय और ज्वाला वंश, ये तीनों प्रमुख शक्तियां लिंगशियाओ तारा क्षेत्र के स्तंभ हैं और हमारे शेन परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इस बार उन्होंने जिन्हें भेजा है वे सभी अपने अपने संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। शिंगलुओ संप्रदाय के लू जिजोऊ, जो शिंगलुओ ग्रेट एरे में निपुण हैं। बर्फ और हिम संप्रदाय की संत लू युनचू, जिनके पास प्राकृतिक बर्फ की आत्मा का शरीर है और जो ठंडी बर्फ की परम शक्ति को नियंत्रित करती हैं, जो काले लोहे को भी चूर्ण में जमाने में सक्षम है। और ज्वाला वंश के युवा स्वामी हुआओ झेंग, जो एक प्राचीन ज्वाला ड्रैगन के रक्त से परिपूर्ण हैं। जब वे प्रहार करते हैं तो ये प्रचंड अग्नि का सागर होता है और वे अपने साथियों के बीच लगभग अजेय हैं। लिन जोऊ खिड़की से टिककर इन नामों को सुन रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी नज़र में वे विशेष शारीरिक संरचनाएं जूनियर से ज्यादा कुछ नहीं थीं। लिन जोऊ की कोई प्रतिक्रिया न देखकर युवा मास्टर शेन जिन्हाओ ने आगे कहा, लिंगशियाओ स्टार डोमेन में हमारे शेन परिवार को केवल मध्य से निम्न स्तर की शक्ति माना जा सकता है। शीर्ष 3 शक्तियों के सामने हम उनके जूते उठाने के भी योग्य नहीं हैं। इस बार लोकसिंह गांव जाने पर वे शायद हम पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मुझे ये भी डर है कि अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में। लिन जोऊ ने हल्के से सिर हिलाया, समझ गया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, आकाश में घूमने वाली नाव अचानक धीमी हो गई और बाहर से बाढ़ के अजगर की धीमी कराह सुनाई दी। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ खड़े हुए और खिड़की के पास जाकर नीचे देखते हुए बोले, हम पहुंच गए हैं। लोकसिंह गांव उस पर्वत शिखर की तलहटी में स्थित है। लिन जोऊ ने अपनी दृष्टि की दिशा में देखा और दूर बादलों को चीरती हुई एक विशाल राजसी पर्वत चोटी खड़ी थी। पहाड़ की ढलान घने बादलों से घिरी हुई थी, जिससे पूरा दृश्य देखना असंभव था। पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जो कि लोकसिंह गांव था। गांव घने सफेद कोहरे से घिरा हुआ था, जो एक जीवित प्राणी की तरह धीरे धीरे बह रहा था और गांव को कसकर अपनी चपेट में ले रहा था। इसमें से आभा का एक अंश भी प्रवेश नहीं कर सकता था। गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े एक शब्दहीन पत्थर के स्मारक को केवल धुंधला सा ही देखा जा सकता था। वह नाव धीरे धीरे नीचे उतरी और गांव से 100 झांक दूर एक खुले मैदान में रुक गई। लिन जोऊ और यंग मास्टर शेन जिन्हाओ नाव के दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि खुले मैदान में पहले से ही 20 से अधिक लोग खड़े थे। वे 2-3 के समूहों में एकत्रित थे और उनकी आभा कमजोर नहीं थी। भीड़ के बीच युवा मास्टर शेन और बूढ़े राक्षस जुवांटी सफेद धुंध के करीब खड़े थे। जाहिर तौर पर वे आनंद नौक से जल्दी निकल गए थे और यहाँ एक कदम पहले पहुंच गए थे। लिन जोऊ और यंग मास्टर शेन जिन्हाओ को देखकर यंग मास्टर शेन तुरंत अपना तय करने वाला पंखा लहराते हुए उनके पास चले गए। उनके चेहरे पर उपहास का भाव था। अरे भाई जिन्हाओ, आप इतनी देर से क्यों आए? क्या ऐसा हो सकता है कि आप रास्ते में डर गए हों और आने की हिम्मत न कर पाए हों?
बूढ़ा राक्षस जुवांटी उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी निगाहें लिनजोऊ पर घूम रही थीं। उसकी आंखों में तिरस्कार और भी बढ़ गया था। बाद में जब हम लोक्सिंग गांव में प्रवेश करेंगे, अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो इस बूढ़े आदमी से तुम्हें बख्शने की भीख मत मांगना। इस बूढ़े आदमी की कृपा किसी तुच्छ व्यक्ति के लिए नहीं है। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़कर लिनजोऊ के सामने खड़ा हो गया और व्यंग्य से बोला, हे, अभी ये तय नहीं है कि कौन किससे भीख मांगेगा। अगर तुम्हारा पुराना राक्षस बाद में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाता और तुम तीनों प्रमुख शक्तियों के लोगों द्वारा एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हो, तो शायद तुम ही होगे युवा मास्टर शेन जो अंत में भीख मांगते फिरोगे। तुम। युवा मास्टर शेन का गला भर आया, उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाले थे, बूढ़े राक्षस जुवांटी ने उन्हें रोक लिया। बूढ़े राक्षस जुवांटी ने युवा स्वामी शेन जिन्हाओ को भयावह निगाहों से देखा, फिर लिनजोऊ की ओर देखा। उसकी आवाज में धमकी का भाव था, युवक, इतनी तीखी जबान मत चलाओ। लोक्सिंग गांव के अंदर के खतरे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। लिनजोऊ ने अंततः अपनी निगाहें उठाकर बूढ़े राक्षस जुवांटी की ओर देखीं। उसकी निगाहें शांत और भावहीन थीं, फिर भी इससे बूढ़े राक्षस जुवांटी का दिल अजीब तरह से कस गया। ऐसा लगा मानो किसी भयानक शक्ति ने उसे निशाना बनाया हो और वह अचेतन रूप से आधा कदम पीछे हट गया। उसने भौहें चढ़ाईं, शायद उसे लगा कि यह उसका अपना भ्रम था। वुशी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक साधक उसे ऐसा महसूस कैसे करा सकता है। तभी अचानक सफ़ेद धुंध के भीतर से कदमों की आहट सुनाई दी और भूरे रंग के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति सफ़ेद धुंध से बाहर निकला। बुजुर्ग व्यक्ति के बाल और दाढ़ी सफ़ेद थे और वे आड़ू की लकड़ी की छड़ी के सहारे बैठे थे। उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। फिर भी इसने वहां मौजूद सभी लोगों को अवचेतन रूप से शांत कर दिया। ये लोक्सिंग गांव के संरक्षकों में से एक था। बुजुर्ग की निगाहें सब पर घूम गईं। उनकी आवाज़ उम्रदराज लेकिन दमदार थी। सभी लोग, लोक्सिंग गांव का प्रवेश द्वार आधे घंटे में खुल जाएगा। खुलने के बाद केवल निमंत्रण पत्र वाले ही प्रवेश कर सकेंगे और गांव के अंदर निजी लड़ाई निषिद्ध है। उल्लंघन करने वालों को निर्दयतापूर्वक मार डाला जाएगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, भीड़ में दबी आवाज में चर्चा शुरू हो गई, लेकिन किसी ने भी इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। लोक्सिंग गांव की रक्षा करने में सक्षम व्यक्ति कमजोर नहीं हो सकता। युवा मास्टर शेन ने युवा मास्टर शेन जिन्हाओ को घूर कर देखा, मुड़े और बूढ़े राक्षस जुवांटी के पीछे पीछे एक तरफ चले गए। अब उन्हें उकसाना बंद कर दिया। युवा स्वामी शेन जिन्हाओ ने राहत की सांस ली और लिनजोऊ से फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि हमने कोई हंगामा नहीं किया, वरना अगर हमें संरक्षक द्वारा निशाना बनाया जाता तो मुसीबत खड़ी हो जाती। लिनजोऊ कुछ नहीं बोला। उसकी निगाहें सफ़ेद धुंध की गहराई में गड़ी हुई थीं। उसे महसूस हो रहा था कि सफ़ेद धुंध के भीतर कई शक्तिशाली आभाएं छिपी हुई हैं। वे सभी साधक थे और वह हल्की सहज ऊर्जा गांव की गहराई से आ रही थी। आधे घंटे का इंतजार जल्दी ही बीत गया। जैसे ही बुजुर्ग की छड़ी ने जमीन पर हल्की हल्की थपथपाहट की, सफ़ेद धुंध धीरे धीरे छट गई और गांव के अंदरूनी हिस्से की ओर जाने वाला एक छोटा रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के दोनों ओर कुछ धुंधली आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। ये लोक्सिंग गांव के संरक्षक थे। प्रवेश द्वार खुला है, अंदर जाओ, बुजुर्ग ने कहा। भीड़ तुरंत हरकत में आ गई और तीनों प्रमुख बलों के लोग सबसे पहले उस रास्ते की ओर बढ़े। लू जिजोऊ ने तारों के पैटर्न वाला काला चोला पहना हुआ था। उसके कदम स्थिर थे और उसके चारों ओर तारों की रोशनी धुंधली सी घूम रही थी। लुओ युनचू ने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसके स्कर्ट के किनारे पर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल जमे हुए थे। भीड़ में चलते हुए वह बर्फ और हिम से तराशी गई किसी परी जैसी लग रही थी। हुओ झेंग ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिनसे हल्की गर्मी की लहर निकल रही थी। जब वह यंग मास्टर शेन के पास से गुजरे तो उन्होंने उन्हें तिरस्कार भरी नज़र से देखा। युवा मास्टर शेन ने दांत पीसते हुए बूढ़े राक्षस जुवांटी के पीछे पीछे उस रास्ते की ओर चलना शुरू किया। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ ने लिनजोऊ की ओर देखा। भीड़ के साथ सफ़ेद धुंध से घिरे लोक्सिंग गांव में चले गए। सफ़ेद धुंध के रास्ते से गुजरते हुए लोक्सिंग गांव की पूरी तस्वीर आखिरकार सबके सामने प्रकट हो गई। वहां न तो कल्पना के अनुरूप कोई अमर आभा थी, न ही प्राचीन खंडहरों की भव्यता। आंखों के सामने केवल मिट्टी के बने छोटे छोटे मकान ही दिखाई दे रहे थे। बाढ़ से घिरे आंगनों में साधारण मक्का और सब्जियां बोई गई थीं और मोटे कपड़े पहने कई ग्रामीण छज्जे के नीचे बैठे थे। कुछ लोग सिर झुकाकर बुनाई कर रहे थे, कुछ धीरे धीरे मुर्गियों को दाना चुभ रहे थे, और यहाँ तक कि आंगन के द्वार पर लेटा हुआ पीला कुत्ता भी भीड़ को देखने के लिए केवल अपनी आंखें उठाता था और फिर अपना सिर झुकाकर वापस सो जाता था। ये दृश्य बाहरी दुनिया के सबसे साधारण पहाड़ी गांवों से भिन्न नहीं था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी साधक ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपनी साधना को चरम सीमा तक नियंत्रित किया। गांव के प्रवेश द्वार पर अभी कुछ देर पहले तक जो दाव क्षेत्र की आभा स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही थी, वह इस समय पूरी तरह से गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे रक्षक कभी अस्तित्व में ही नहीं थे।
यहाँ तक कि छज्जे के नीचे रहने वाले साधारण दिखने वाले ग्रामीण भी लोगों को उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करने देते थे। उनकी आभा ऐसी थी मानो वे आकाश और पृथ्वी में विलीन हो गए हों। सावधानीपूर्वक जांच किए बिना कोई उन्हें साधारण मनुष्य समझ सकता था। इतनी गहन छिपाव तकनीक। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ ने सतर्कता से भरी आंखों से लिन जोओ के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये ग्रामीण संभवतः सभी दाव क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञ हैं। लिन जोओ ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी निगाहें गांव की गहराई पर घूम गईं। उसे महसूस हो रहा था कि सहज ऊर्जा के उतार चढ़ाव स्पष्ट होते जा रहे हैं, जो गांव के पीछे की दिशा में छिपे हुए थे, और वह पौराणिक गुफा स्वर्ग अमर लोक भी सहज ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग जो आगे आगे चल रहे थे, सबसे आगे थे। उनकी चाल तेज नहीं थी, लेकिन वे हमेशा भीड़ से कुछ कदम की दूरी बनाए रखते थे। वह गांव की कई संकरी सड़कों से गुजरा और अंत में गांव के केंद्र में एक खुले स्थान पर रुक गया। खुले मैदान के बीचों बीच एक पत्थर का स्मारक खड़ा था, जिसकी ऊंचाई एक व्यक्ति से भी अधिक थी। ये स्मारक गहरे काले रंग का था और इसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी थी। उस पर कोई शब्द या आकृति नहीं थी। ये वही शब्दहीन पत्थर का स्मारक था जिसका उल्लेख पहले किया गया था। सभी लोग, ये पहली परीक्षा है। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने मुड़कर देखा। उनकी निगाहें भीड़ पर घूम गईं। उनकी आवाज अभी भी शांत थी। अपनी दिव्य बुद्धि से पत्थर के स्मारक की जांच करें। जो लोग पत्थर के स्मारक से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं। यदि पत्थर का स्मारक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि आपका लोकसिंह गांव से कोई संबंध नहीं है और आप स्वयं ही जा सकते हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, भीड़ में हल्की सी हलचल मच गई। क्या दिव्य बुद्धि से जांच करना इतना आसान है? एक किसान ने संदेह भरे स्वर में पूछा। उसके लहजे में अनिश्चितता झलक रही थी। उन्हें लगा था कि यह एक नरसंहार होगा या किसी गुप्त क्षेत्र की चुनौती होगी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पहली परीक्षा इतनी आसान होगी। लेकिन दैवीय चेतना से प्रतिक्रिया कैसे उत्पन्न की जाए? क्या हमें आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करना होगा या इसके लिए कोई विशेष विधि है? एक अन्य किसान ने हैरानी भरी नजरों से पूछा। सामान्य दैवीय इंद्रिय किसी वस्तु की बनावट को ही अधिकतम रूप से महसूस कर सकती है, ये किसी पत्थर के स्मारक को प्रतिक्रिया कैसे करा सकती है? सभी ने बारी बारी से धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग से सलाह मांगी, लेकिन बुजुर्ग चुपचाप एक तरफ खड़े रहे। उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं, मानो उन्होंने उनके सवाल सुने ही न हो, और वे एक भी अतिरिक्त शब्द कहने को तैयार नहीं थे। इस रहस्य का क्या मतलब है? हुओ झेंग ने भौहें चढ़ाईं। उसके शरीर के चारों ओर गर्मी की लहर थोड़ी बढ़ गई। जाहिर तौर पर वह बड़े के रवैये से कुछ हद तक असंतुष्ट था। उसने नेतृत्व संभाला और आगे बढ़ा, अपने शरीर में प्रवाहित अग्नि ड्रैगन रक्तरेखा का संचार करते हुए, और अपनी दिव्य चेतना से उस मूक पत्थर के स्मारक की तीव्रता से जांच की, जिसमें एक झुलसा देने वाली आभा थी। गुंजन। पत्थर की शिला की सतह पर एक हल्की लाल रोशनी लहरों की तरह फैली, लेकिन वह पलक झपकते ही गायब हो गई और बिना किसी और हलचल के तुरंत अपने गहरे काले रंग में लौट आई। हुओ झेंग का चेहरा गंभीर हो गया। इसे स्वीकार न करते हुए उसने एक बार फिर अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग किया। इस बार उसने अपनी 30% आध्यात्मिक ऊर्जा का भी उपयोग किया। फिर भी पत्थर की शिला पर केवल एक हल्की लाल रोशनी चमकी और फिर वह अनुतरित हो गई। ये कैसे हो सकता है? हुआओ झेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उनकी दैवीय चेतना की शक्ति समान स्तर के साधकों की तुलना में कहीं अधिक थी। पत्थर की शिला से ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही क्यों था? लुओ युनचू आगे बढ़ीं। हुओ झेंग की तरह जबरदस्ती अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग करने के बजाय उन्होंने अपने हिम आत्मा शरीर की उत्पत्ति को अपनी दिव्य चेतना में समाहित कर लिया, जिससे वह एक अत्यंत पतले, बर्फीले नीले धागे में परिवर्तित हो गई जो धीरे धीरे पत्थर की शिला की ओर बढ़ने लगा। पत्थर की शिला की सतह पर बर्फ की धुंध की एक हल्की परत दिखाई दी। ये हुओ झेंग की लाल रोशनी से थोड़ी अधिक स्पष्ट थी, लेकिन ये क्षण भर के लिए ही रही और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। ऐसा लगता है कि यह पत्थर की शिला मात्र दिव्य चेतना शक्ति के बजाय किसी विशेष गुण को छान रही है। लू युनचू ने अपनी दिव्य चेतना को वापस खींच लिया और धीरे से कहा। उसकी आंखों में चिंतन का भाव झलक रहा था। इसके बाद लू जिजोओ आगे बढ़ा। उसके शरीर के चारों ओर तारों की रोशनी घूमने लगी और उसकी दिव्य चेतना अनगिनत छोटे छोटे तारों के कणों में बदल गई, मानो आकाश में तारे भरे हों और पत्थर की शिला की सतह को समान रूप से ढक रहे हों। इस बार धुंधली तारों की रोशनी पत्थर की शिला की सतह पर लहरों की तरह फैल गई और उस पर पड़ने वाले कण धीरे धीरे उस पर बहते चले गए। ये प्रतिक्रिया पिछली 2 प्रतिक्रियाओं से अधिक तीव्र थी, लेकिन फिर भी यह सफल होने के मानक को पूरा नहीं कर पाए। कुछ क्षण तक तारों की रोशनी घूमती रही, फिर धीरे धीरे मंद पड़ गई। शिंगलुओ संप्रदाय की शिंग्यान दिव्य चेतना केवल इतना ही कर सकती है। लू जिजोऊ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इस परीक्षण के प्रति उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। ये देखकर युवा मास्टर शेन ने जल्दी से अपने बगल में बैठे बूढ़े राक्षस जुवांटी को धक्का दिया। बूढ़े राक्षस, आप भी कोशिश करके देखिए।
बूढ़ा राक्षस जुवांटी आगे बढ़ा। उसकी प्रारंभिक अवस्था की दाव क्षेत्र की दिव्य चेतना एक भारी काले बादल की तरह पत्थर की शिला की ओर बढ़ रही थी। पत्थर की शिला की सतह पर गहरे काले रंग का एक प्रभामंडल लहरों की तरह फैला हुआ था, जो लू जिजो से आने वाले तारों के प्रकाश से भी अधिक ठोस था। लेकिन ये पूरी तरह से गायब होने से पहले केवल आधी अगरबत्ती के बराबर समय तक ही टिक पाया। बूढ़े दैवीय दानव जुवांटी ने अपनी दिव्य चेतना को वापस ले लिया। उनका चेहरा गंभीर था। ये पत्थर की शिला बहुत अजीब है। ये दिव्य चेतना के भीतर के मूल को अवशोषित कर रही है। यदि कोई व्यक्ति अपनी उत्पत्ति को पत्थर की पट्टिका के साथ प्रतिध्वनित नहीं कर सकता, तो प्रतिक्रिया उत्पन्न करना असंभव है। अचानक सभी को एहसास हुआ कि यह सबसे प्रबल दैवीय बोध होने के बारे में नहीं था, बल्कि अपनी उत्पत्ति को पत्थर की शिला के साथ प्रतिध्वनित करने के बारे में था। लेकिन जानना एक बात है, उस प्रतिध्वनि को कैसे प्राप्त किया जाए, यह अभी तक किसी को नहीं पता था। कुछ साधकों ने अपनी साधना तकनीकों को अपनी दैवीय चेतना में समाहित करने का प्रयास किया, जबकि अन्य ने अपनी वंशानुगत शक्ति को उसमें समाहित किया। लेकिन पत्थर की पट्टिका पर या तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, या फिर यह बस एक हल्की सी चमक के साथ ही सामने आया और कभी भी पास होने के मानक तक नहीं पहुंचा। कुछ कमजोर साधकों ने कई बार कोशिश करने के बाद भी जब देखा कि पत्थर की पटिया अपनी जगह पर स्थिर है, तो वे केवल असहाय होकर आह भरकर गांव से बाहर जाने लगे। वे जानते थे कि लोकसिंह गांव में प्रवेश करना उनकी नियति में नहीं था। युवा मास्टर शेन जिनहाओ सभी के प्रयासों को देख रहे थे और कुछ हद तक घबराए हुए महसूस कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली, अपने द्वारा विकसित शेन परिवार हृदय विधि के मूल तत्व को अपनी दिव्य चेतना में समाहित किया और धीरे धीरे पत्थर की शिला की ओर हाथ बढ़ाया। पत्थर की शिला की सतह पर एक हल्की फीकी सुनहरी चमक लहरों की तरह फैल गई। चमक कुछ देर तक झिलमिलाती रही और फिर धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। क्या ये गायब हो जाएगा? युवा मास्टर शेन जिनहाओ चिंतित हो गए। जैसे ही उन्होंने और जोर से धक्का देने की ठान ली, उन्हें अपने बगल से एक कोमल शक्ति का आभास हुआ। ये लिन जोऊ की दिव्य चेतना थी, जो एक कोमल हवा के झोंके की तरह धीरे धीरे उसकी अपनी चेतना में विलीन हो गई। दैवीय चेतना का यह अंश कमजोर प्रतीत होता था, फिर भी इसमें उत्पत्ति की एक अवर्णनीय शक्ति निहित थी। जब युवा मास्टर शेन जिनहाओ की दिव्य चेतना के साथ मिलकर इसने पत्थर की शिला में प्रवेश किया, तो हल्की सुनहरी चमक तुरंत तेज हो गई। ये धीरे धीरे पत्थर की पट्टिका की सतह पर घूमता रहा और अंत में एक धुंधले प्रतीक में परिवर्तित हो गया, जो पत्थर की पट्टिका के ऊपर मंडरा रहा था। ये काम कर गया। युवा मास्टर शेन जिनहाओ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने जल्दी से अपनी दिव्य चेतना वापस ली और कृतज्ञतापूर्वक लिन जोऊ की ओर देखा। लिन जोऊ ने बस हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ा। बिना किसी स्रोत का उल्लेख किए उसने शुद्धतम दिव्य चेतना के एक अंश के साथ पत्थर की शिला की ओर हाथ बढ़ाया। न तो कोई अभूतपूर्व घटना हुई और न ही कोई चकाचौंध भरी रोशनी दिखाई दी। पत्थर की शिला की सतह पर कोमल सफेद प्रकाश की एक परत लहरों की तरह फैल गई, मानो बहते पानी की तरह पूरी शिला को ढक लिया हो। इसके बाद पत्थर की शिला से अनगिनत घने अक्षर उभरे, जो तारों की तरह धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगे। अंततः वे प्रकाश के एक पर्दे में परिवर्तित हो गए, जिसने लिन जोऊ को घेर लिया, मानो उसका स्वागत कर उसे आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हों। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग, जिन्होंने पहले अपनी आंखें थोड़ी बंद रखी थीं, इस दृश्य को देखकर अंततः धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में सूक्ष्म आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह कई वर्षों से उस पत्थर की शिला की रखवाली कर रहा था और उसने कभी किसी को इसके साथ इतनी तीव्र प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हुए नहीं देखा था। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने उत्पत्ति की किसी भी शक्ति को मिलाए बिना केवल शुद्धतम दिव्य चेतना का ही प्रयोग किया था। ये साथी साधक काफी दिलचस्प है, धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाकी लोगों के परीक्षण पूरा करने की प्रतीक्षा करते रहे। भीड़ में मौजूद लू जिजोऊ, लुओ युनचू और हुआओ झेंग ने लिन जोऊ का प्रदर्शन देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। जिस साधक का पहले युवा गुरु शेन द्वारा कमजोर शक्ति होने के कारण उपहास किया गया था, वास्तव में उसमें दिव्य चेतना की इतनी गहन उपलब्धियां थीं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में सतर्कता देखी। ऐसा प्रतीत होता था कि लोकसिंह गांव की इस यात्रा के लिए 3 प्रमुख शक्तियों और शेन परिवार के अलावा अब एक और प्रतिद्वंद्वी से सावधान रहने की आवश्यकता थी। पत्थर की शिला के सामने प्रकाश का पर्दा धीरे धीरे छंट गया। लिनजोऊ युवा स्वामी शेन जिनहाओ के पास लौट आया। उसका चेहरा भावहीन था, मानो हजारों मंत्रों को प्रकट करने वाला व्यक्ति वह न हो। लेकिन वहां मौजूद किसानों की निगाहें उसे देखते ही काफी देर पहले बदल चुकी थीं। उनकी शुरुआती अवहेलना और उपेक्षा अब सतर्कता और जिज्ञासा में बदल गई थी। विशेष रूप से हुआओ झेंग, जिसने अपने चारों ओर बेचैनी से उठती गर्मी की लहरों के बीच अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि यह साधक, जिसका युवा मास्टर शेन ने कमजोर कहकर उपहास किया था, दिव्य चेतना में ऐसी भयावह उपलब्धियां प्राप्त होंगी। लू जिजोऊ की उंगलियों के सिरों पर तारों की रोशनी के कण धीरे धीरे घूम रहे थे।
उसकी निगाहें काफी देर तक लिन जोऊ पर टिकी रहीं और उसने मन ही मन उसे विशेष ध्यान देने योग्य व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध कर लिया। युवा मास्टर शेन का चेहरा और भी पीला पड़ गया था और उनके हाथ में मौजूद तय करने वाला पंखा इतना कुचल गया कि वह खड़खड़ाने लगा। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि जिस अनौपचारिक बाहरी व्यक्ति को उसने संयोगवश पाया था वह पुराने राक्षस जुआंटी से भी अधिक दुर्जय कैसे हो सकता है। तभी हल्के नीले रंग की एक आकृति धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकली जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। ये लुओ युनचू था। उसने एक लंबी बर्फीले नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिसके किनारे पर छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल जड़े हुए थे जो उसके चलने पर धुंधली हल्के नीले रंग की चमक बिखेर रहे थे, मानो उसने कपड़े में शुरुआती सर्दियों की चांदनी का एक टुकड़ा सिल दिया हो। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक गोरी थी, फिर भी वह किसी निर्जीव व्यक्ति की तरह पीली नहीं थी, बल्कि उसमें एक हल्की चमकदार चमक थी, मानो उसे बर्फ और हिम से तराशा गया हो। उसकी भौहें दूर स्थित पहाड़ों की तरह थीं जिनमें गहरी स्याही भरी हो। उसकी पलकें पतली और लंबी थीं, जब वे झुकी हुई होती थीं तो ऐसा लगता था मानो उन पर बर्फ की पतली परत चढ़ी हो। जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं तो उन निर्मल आंखों में छोटे छोटे खंडित प्रकाश दिखाई दिए जिनमें बर्फ और हिम की सनसनी जैसी एकांतता थी और एक युवा लड़की की जीवंतता। स्पष्ट रूप से अत्यंत सुंदर होने के बावजूद वह अलगाव की एक परत में लिपटी हुई थी जो लोगों को उससे दूर रखती थी, जैसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर अकेला खिलने वाला नीला बर्फीला फूल। वहां मौजूद कई साधकों की सांसें अवचेतन रूप से हल्की हो गईं। लुओ युनचू की सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता था। इन वर्षों में लिंगशियाओ स्टार डोमेन के अनगिनत प्रतिभाशाली और महान विशेषज्ञ उसके प्रति आकर्षित हो गए थे। आध्यात्मिक खानों का उपहार देने, साधना तकनीकों की पेशकश करने और यहाँ तक कि उसके लिए अन्य शक्तियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने तक। फिर भी लू युनचू ने हमेशा उनके साथ ठंडी उदासीनता का व्यवहार किया। उनसे बात करने की पहल करना तो दूर की बात है, वह उन्हें एक नज़र भी नहीं डालती थी। पुरुषों से दूरी बनाए रखने की उसकी यह ख्याति लिंगशियाओ स्टार डोमेन में काफ़ी समय से फैल चुकी थी। लेकिन इस समय लू युनचू सीधे लिन जोऊ की ओर बढ़ा और उससे 3 कदम की दूरी पर रुक गया। उसकी आवाज़ बर्फ के झरने की तरह साफ और ताजगी भरी थी, जिसमें सच्चे सम्मान का भाव झलक रहा था। सहपाठी साधक, आपने अभी अभी शुद्ध दिव्य चेतना से पत्थर की शिला की घटना को सक्रिय किया है और आपने चुपके से यंग मास्टर शेन जिन्हाओ को परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद की। इस स्तर की दिव्य चेतना की प्राप्ति और चरित्र वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं लू युनचू हूँ, हिम और हिम संप्रदाय का शिष्य। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको कैसे संबोधित किया जाए, साथी साधक? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा परिसर तुरंत शांत हो गया। हवा चलने की आवाज़ भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। युवा मास्टर शेन ने अपना तय करने वाला पंखा पॉप की आवाज़ के साथ बंद कर दिया। उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, मानो उससे पानी टपकने वाला हो, और उनकी आंखों की गहराई में स्पष्ट ईर्ष्या छिपी हुई थी। इससे पहले भी उन्होंने हजारों साल पुराने आध्यात्मिक पौधों और प्राचीन कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले आरेखों को लुओ युनचू के पास भेजने का काम दूसरों को सौंपा था, और यह काम उन्होंने 1 दर्जन बार किया था। फिर भी उसने उसे एक झलक भी नहीं देखी थी, जबकि लिन जोऊ ने केवल एक ही करतब दिखाया था, और उसी से प्रेरित होकर लुओ युनचू ने पहल करते हुए आगे बढ़कर बातचीत शुरू कर दी। हुओ झेंग के आसपास की गर्मी की लहरें एक पल के लिए थम गईं। उसने आश्चर्य से भरी आंखों से लुओ युनचू की पीठ को देखा और फिर थोड़ी और शत्रुतापूर्ण दृष्टि से लिन जोऊ की ओर देखा। उनके विचार में लुओ युनचू जैसी महिला केवल उन्हीं जैसे व्यक्ति के योग्य थी जो ज्वाला कबीले का युवा स्वामी था। लिन जोऊ महज एक अज्ञात मूल का साधक था और लुओ युनचू का ध्यान आकर्षित करने के योग्य नहीं था। अन्य साधकों में अफरा तफरी मची हुई थी। उनकी फुसफुसाहट बेहद धीमी थी, फिर भी वह लिन जोऊ के कानों तक पहुंच रही थी। हे भगवान! संत लुओ ने सचमुच किसी अजनबी से बात करने की पहल की, और वह तो अजनबी है। आखिर ये किसान कौन है? ये तो बहुत ही भाग्यशाली है, किस्मत वाला। क्या तुमने अभी अभी उसके तरीके नहीं देखे? पत्थर की शिला पर मंत्र प्रकट कर पाना, वह तो लू जोऊ से भी कहीं अधिक प्रभावशाली है। अपने आसपास के शोर को सुनते हुए लिन जोऊ ने लुओ युनचू की निर्मल आंखों पर एक नज़र डाली, लेकिन उसका दिल पूरी तरह शांत रहा। इसके बजाय वह मन ही मन सतर्क था। इतने लंबे समय तक जीने के कारण वह अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह की विशेष देखभाल कितनी मुसीबतें खड़ी कर सकती है। अतीत में अन्य लोकों में किसी स्वर्ग की अभिमानी पुत्री की कृपा के कारण अनगिनत संघर्ष उत्पन्न हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अंतहीन परेशानियां हुई और शांतिपूर्ण जीवन जीना असंभव हो गया। वह इस बार लोकसिंह गांव में सहज ऊर्जा प्राप्त करने आया था, न कि प्रेम संबंधों में उलझने के लिए, और वह निश्चित रूप से किसी ऐसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था जिससे वह छुटकारा न पा सके। ये सोचते हुए लिन जोऊ ने जानबूझकर आधा कदम पीछे हटकर अपने और लुओ युनचू के बीच की दूरी को आधा झांक बढ़ा दिया, और उसकी निगाहें उसके चेहरे पर देर तक नहीं टिकीं। उसने बस धीमी सी हम की आवाज़ निकाली, अपना नाम तक नहीं बताया। उसका रवैया इतना ठंडा था कि वह लगभग औपचारिकता जैसा था।
लुओ युनचू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, जाहिर तौर पर उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। जब वह बोलने की पहल करती थी तो तीनों प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली लोग भी प्रशंसा और आश्चर्य से प्रतिक्रिया देते थे, फिर भी लिन ज़ोऊ अपना नाम तक नहीं लेता था और जानबूझकर दूरी बनाए रखता था। उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी झलक गई, लेकिन वह गुस्से में नहीं थी, उसने बस हल्के से सिर हिलाया। पीछे हटते हुए वह अपने पहले वाले उदासीन रवैये पर लौट आए। युनचू की ही अटपटी हरकत थी। अगर आप, साथी दाववादी, अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। बोलने के बाद वह मुनि और बर्फ और हिम संप्रदाय के समूह की ओर लौट गई। हालांकि जैसे ही वह मुनि, उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दबी सी दिखाई दी। इस किसान के पास न केवल अथाह शक्ति थी, बल्कि उनका स्वभाव भी आम लोगों से कहीं अधिक विलक्षण था। वह वाकई एक दिलचस्प व्यक्ति थे। लिन ज़ोऊ ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने मुड़कर यंग मास्टर शेन जिनहाओ की ओर देखा और पाया कि वह उसे हैरानी से घूर रहा है, जिससे लिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, युवा स्वामी शेन जिनहाओ ने तुरंत होश संभाला और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि संत लू आपसे बात करने की पहल करेंगी, और मुझे निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतने ठंडे होंगे। वह लुओ युनचू की प्रतिष्ठा से वाकिफ था, अगर कोई और होता तो शायद वह इतना उत्साहित हो जाता कि उसकी बातें बेसुध हो जातीं। लिन ज़ोऊ ने उदासीनता से कहा, जहां तक संभव हो अनावश्यक परेशानी को कम से कम किया जाना चाहिए। तभी धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने फिर से बोलना शुरू किया, जिससे सबकी चर्चा रुक गई। तुम में से जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो, मेरे पीछे आओ। गुफा स्वर्ग अमर लोक का प्रवेश द्वार गांव के पीछे है। बोलने के बाद वह मुड़ा और गांव के भीतरी हिस्से की ओर चल पड़ा। लिन ज़ोऊ और युवा गुरु शेन जिनहाओ उसके पीछे पीछे चले, और परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अन्य साधकों ने भी अपने विचारों को संयमित करते हुए उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। लुओ युनचू के ध्यान की तुलना में वे गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र के भीतर मौजूद मूल आध्यात्मिक तरल और सहज ऊर्जा के बारे में अधिक चिंतित थे। हालांकि भीड़ के बीच हुआओ झेंग की निगाहें लिन ज़ोऊ की ओर कुछ अधिक शत्रुतापूर्ण थीं। लू जिजोऊ भी समय पर तिरछी नज़रों से लिन ज़ोऊ को देखता रहता था, जबकि लू युनचू कभी कभी अपना सिर घुमाकर लिन ज़ोऊ की पीठ की ओर देखती थी। लिन ज़ोऊ को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें गांव के पिछले हिस्से पर टिकी हुई थीं, जहां सहज ऊर्जा का उतार चढ़ाव और भी स्पष्ट होता जा रहा था। वह जानता था कि वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा है। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सभी को गांव के कई रास्तों से ले जाकर एक चट्टान के सामने रोक दिया। चट्टान के बीचों बीच एक संकरा रास्ता बन गया था। यह रास्ता 2 झांग से अधिक चौड़ा नहीं था और लगभग 50 मीटर लंबा था। एक नज़र में ही इसका अंत देखा जा सकता था, और यह देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था, मानो यह कोई साधारण पहाड़ी पत्थर का रास्ता हो। लेकिन सबकी निगाहें गलियारे की ज़मीन पर टिक गईं। वहां मिट्टी नहीं थी। इसके बजाय यह एक नदी थी जो मन तारों की रोशनी से जगमगा रही थी। नदी का पानी एक कुचली हुई आकाशगंगा की तरह था, जो बहते समय प्रकाश के छोटे छोटे कणों से चमक रहा था। नदी की तलहटी में अनगिनत काली परछाइयां तेजी से तैरती हुई धुंधली सी दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनकी विशिष्ट आकृतियां दिखाई नहीं दे रही थीं, केवल एक अवर्णनीय खतरे का आभास हो रहा था। क्या ये दूसरा चरण है? हुओ झेंग ने भौहें चढ़ाते हुए थोड़ी सी उपेक्षा भरे लहजे में कहा, ये तो सिर्फ 50 मीटर का रास्ता है, क्या उड़कर पार करना काफ़ी नहीं होगा? इन शब्दों ने कई लोगों के अंतर्मन के विचारों को व्यक्त किया। वहां उपस्थित सभी लोग कम से कम वुशी स्तर के साधक थे। 50 मीटर की दूरी तो छोड़ ही दीजिए, चाहे 1,00,000 मीटर हो या 5,000 मीटर, वे आसानी से पार कर सकते थे। ये चरण पहले चरण से भी सरल प्रतीत होता था। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। लुओ युनचू ने नदी की तलहटी में मौजूद काली छायाओं पर टकटकी लगाए हुए धीरे से कहा, उस नदी का पानी अजीब है, और मार्ग के भीतर का स्थान भी कुछ असामान्यताओं से भरा प्रतीत होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भीड़ में से एक आकृति बाहर निकली। वह नीले रंग के कपड़े पहने एक युवक था जिसका नाम झाओ लेई था। वह लिंगशियाओ स्टार डोमेन की एक छोटी सी सेना से आया था और पत्थर की शिला से मुश्किल से एक हल्की सी चमक पैदा करके ही पहले चरण को पार करने में कामयाब रहा था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा था, फिर भी इस समय उन्होंने आगे बढ़कर पहल करने का साहस दिखाया, जिससे काफ़ी लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। साथ ही दाववादियों, मैं पहले कोशिश करूंगा। झाओ लेई ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उनके स्वर में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उससे कहीं अधिक अनिच्छा थी। वह एक छोटी सी टुकड़ी से आया था और इस बार लोक्सिंग गांव में अवसर तलाशने आया था। अगर उसने कोशिश भी नहीं की तो क्या उसकी यह यात्रा व्यर्थ नहीं हो जाती? बोलने के बाद झाओ लेई ने गहरी सांस ली। उनके पैरों के नीचे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उनका शरीर पलक झपकते ही गति पकड़ गया और वे गलियारे की ओर उड़ गए। लेकिन जैसे ही वह उस मार्ग के दायरे में दाखिल हुआ, उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दबाई हुई प्रतीत हुई।
उसकी पहले की सहज उड़ान मुद्रा अचानक सुस्त हो गई और चारों ओर से उस पर भारी दबाव पड़ने लगा। मानो हजार जिन के एक बड़े पत्थर के बोझ तले दबे हुए उसका शरीर अनियंत्रित रूप से आधा झांग नीचे गिर गया, जिससे वह नदी की सतह से 3 मीटर से भी कम दूरी पर रह गया और 1 इंच भी ऊपर उड़ने में असमर्थ हो गया। यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। झाओ लेई ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से जुटाते हुए अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास किया और कहा। उन्होंने इससे पहले कभी नो फ्लाई जोन का सामना नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी इतने कड़े प्रतिबंध का अनुभव नहीं किया था। वास्तव में इसने उनके लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरना भी इतना मुश्किल बना दिया था। जैसे ही उसने खुद को संभाला और गलियारे के किनारे आगे बढ़ने की तैयारी की, शांत तारों भरी नदी अचानक छप की आवाज के साथ फूट पड़ी। बाल्टी भर पानी के अनगिनत स्तंभ नदी से मार्ग की ओर तेजी से बढ़े। तारों की रोशनी से जगमगाते हुए, बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए पानी के स्तंभ हवा के चीरने की तीखी आवाज के साथ सीधे झाओ लेई के चेहरे की ओर बढ़ रहे थे। अच्छा नहीं है। झाओ लेई की प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी। उन्होंने झटपट अपने हाथों से मुद्राएं बनाईं और नीली आध्यात्मिक ऊर्जा उनके सामने एक ढाल के रूप में संघनित हो गई, साथ ही साथ बगल में चमक उठी। आखिरकार वह एक छोटी सी सेना का प्रतिभाशाली सैनिक था। संकटों से निपटने की उसकी क्षमता कमजोर नहीं थी, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि वह गलत था। पानी के ये स्तंभ देखने में साधारण लग रहे थे, लेकिन इनमें 2 भयानक शक्तियां थीं। जब पानी के स्तंभ उसकी आध्यात्मिक ढाल को छूते थे, वे वास्तव में ढाल को सीधे भेद गए, उतनी ही आसानी से जैसे पतले कागज को भेदते हैं। यह विशुद्ध रूप से भौतिक प्रभाव बल था। उसी समय एक ठंडी आभा पानी के स्तंभ के साथ साथ फैलती हुई सीधे उसकी चेतना के सागर की ओर बढ़ी, जिससे वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि उनकी दैवीय चेतना भी अस्त व्यस्त होने लगी। यह एक आध्यात्मिक हमला था। अध्याय 227। देखो मैं कैसे पार करता हूँ। दोहरा हमला। झाओ लेई चौंक गया। जल्दबाजी में वह सामने से आ रही कुछ पानी की बौछारों से बचने के लिए केवल अगल बगल ही हट पाया, लेकिन चारों ओर से आ रही पानी की बौछारें इतनी घनी थीं कि वह उन सभी से नहीं बच सका। पफ! पानी की एक तेज धार उसके हाथ को छूकर निकल गई और उस पर मौजूद तारों की रोशनी जैसा चिपचिपा पदार्थ तुरंत उसकी आस्तीन से चिपक गया। झाओ लेई को अचानक लगा कि उसकी बाँह भारी होकर नीचे धंस गई है, मानो वह शीशे की बनी हो, जिससे उसकी बाँह नीचे की ओर खींच रही थी और उसके पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ गया। अरे नहीं! इससे पहले कि वह तरल पदार्थ को झाड़ पाता, पानी की 2 और तेज धारें उसकी पीठ पर पड़ीं, जो उसके कपड़ों पर फैल गईं और तुरंत उसके आधे शरीर को भीग गईं। झाओ लेई अब और टिक नहीं सका। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई और उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह तारा नदी की ओर तेजी से गिरने लगा। छप छप! एक धीमी सी आवाज के साथ झाओ लेई नदी में गिर गया। नदी की तलहटी में मौजूद गहरे साए अचानक उमड़ पड़े और उसके तुरंत बाद झाओ लेई की चीखें सुनाई दीं। कुछ ही क्षणों बाद वह सामने वाले किनारे पर उथले पानी से रेंगकर बाहर आया। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और उसका मनोबल टूट चुका था। स्पष्ट रूप से उसे गंभीर चोटें आई थीं। नदी में क्या है? क्या है? किसी ने हड़बड़ी में पूछा। उनकी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। झाओ लेई नदी के किनारे एक पत्थर से टिककर हौंफ रहा था। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। यह आत्मा भक्षक भारी जल मछली है। वे पानी की फुहारें हैं जिन्हें वे छिड़कते हैं। मछली के मुंह में मौजूद बलगम का वजन 1000 जिन होता है और वह दिव्य चेतना को भी भस्म कर सकता है। अगर मैंने अभी अभी खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष न किया होता तो वे मुझे फाड़कर खा जाते। आत्मा भक्षण करने वाली भारी जल मछली। लू जिजोऊ ने भौहें चढ़ाईं। स्रोत तारा नदी में रहने वाली एक पौराणिक प्राचीन परग्रही प्रजाति, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य चेतना पर निर्भर करती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ प्रकट होंगे। अचानक सबको सच्चाई का एहसास हो गया। पानी की बौछारों का दोहरा हमला कोई आश्चर्य की बात नहीं थी और बलगम का इतना गाढ़ा होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार यह एक प्राचीन भयंकर मछली निकली। एक पल के लिए किसी ने भी इस 50 मीटर के मार्ग को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और स्टार नदी की ओर उनकी निगाहें सतर्कता से भरी हुई थीं। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग अभी भी एक तरफ खड़े थे, भावहीन, मानो वे ऐसे दृश्यों के आदी हो चुके हों। उन्होंने उदासीनता से बस इतना कहा, इस मार्ग को पैदल ही पार करना होगा। नो फ्लाई जोन के भीतर उड़ान भरना असंभव है और आपको आत्मा भक्षण करने वाली भारी जल मछली के हमलों से बचना होगा। जो लोग आधे घंटे के भीतर पार नहीं कर पाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। बोलने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति 50 मीटर के उस रास्ते को पैदल पार करने की रणनीति पर विचार कर रहा था। नो फ्लाई जोन के दमन के तहत संतुलन बनाए रखना और साथ ही पानी की तेज बौछारों से बचना, एक भी गलती का मतलब नदी में गिरना होगा। आत्मा भक्षण करने वाली भारी जल मछली द्वारा हमला किया जाना, इसकी कठिनाई पहले चरण की तुलना में एक स्तर से भी अधिक थी। युवा मास्टर शेन जिनहाओ ने लिन जोऊ की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता भरी हुई थी, साथ ही दाववादी इस चरण में
हमें क्या करना चाहिए? लिन जोऊ की नज़र तारा नदी पर पड़ी और उनकी आंखों में एक पल के लिए एहसास की झलक दिखाई दी। हालांकि आत्मा भक्षण करने वाली भारी जल की मछलियां भयंकर थीं, फिर भी वे जीवित रहने के लिए केवल स्रोत नदी के पानी पर ही निर्भर थीं। उनके लिए वे कोई खास परेशानी नहीं थी। उसने उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, देखो मैं कैसे पार करता हूँ। बोलने के बाद लिन जोऊ ने अपना पैर उठाया और गलियारे की ओर चल पड़ा। जैसे ही लिन जोऊ ने गलियारे में कदम रखा, उसके चारों ओर के नो फ्लाई जोन का दबाव मानो मौजूद ही नहीं था। जहां दूसरों को खुद को संभालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी, वहीं वह ऐसे चलता था मानो वह अपने ही आंगन में बने पत्थर के रास्ते पर चल रहा हो। उसकी चाल संयमित थी और उसके वस्त्र जरा भी नहीं फड़फड़ा रहे थे, मानो उसी क्षेत्र के साधक को कुचलने में सक्षम वह भारी शक्ति उसके चेहरे को छूने वाली एक हल्की हवा मात्र हो। नदी की तलहटी में मौजूद आत्मा भक्षण करने वाली भारी जल मछली ने मानो शिकार को भांप लिया और सबसे पहले हमला कर दिया। नदी की सतह से पानी की 1 दर्जन फुहारें उठीं, जो कान फाड़ देने वाली सीटी जैसी आवाजें लिए लिन जोऊ की ओर तेजी से बढ़ीं। उनके कोन इतने पेचीदा थे कि बचने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। सभी ने अवचेतन रूप से अपनी सांस रोक ली। यहाँ तक कि लू युनचू ने भी अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं, ये देखने के लिए कि लिन जोऊ कैसे प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगले ही पल वे दंग रह गए। लिन जोऊ ने अपने कदम भी नहीं रोके, उसने बस अपने शरीर को थोड़ा सा एक तरफ खिसकाया। जैसे किसी आंगन में टहल रहे हों, उन्होंने पानी की सभी फुहारों से पूरी तरह से खुद को बचाया। उनकी हरकतें इतनी सहज थीं मानो उन्होंने पानी की फुहारों के मार्ग का पहले से ही अनुमान लगा लिया हो। पानी की कुछ फुहारें उसके कपड़ों के किनारे को छूकर निकल गईं और बलगम की छलकती बूंदें उसके वस्त्रों को दागदार करने ही वाली थीं। लिन जोऊ ने अपनी उंगलियों को हल्के से झटका दिया और अदृश्य ऊर्जा की एक धारा ने बलगम को दूर कर दिया, जिससे कपड़े पर जरा सा भी पानी नहीं आया। वह इससे बच नहीं सका, बस वह अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहता था। आत्मा भक्षण करने वाली भारी जल मछली ने जो थूका, वह सचमुच घिनौना था। क्या यह अभी भी नो फ्लाई जोन है? एक साधक ने अविश्वास से भरी धीमी आवाज में कहा। उन्हें स्थिर खड़े रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, जबकि लिन जोऊ इतने शांत थे। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। युवा मास्टर शेंग गलियारे के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर लिन जोऊ की शांत पीठ को निहार रहे थे। उनके होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी। वे इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लिन जोऊ जितना अधिक शक्तिशाली होता, उतना ही अधिक खतरा वह पैदा करता। यदि लिन जोऊ को दूसरे चरण को जीवित पार करने दिया जाता और लिन जोऊ की मदद से गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र में प्रवेश करने पर परिवार के मुखिया का पद उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। ठीक उसी क्षण नदी की सतह से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बाल्टी के बराबर पानी का फव्वारा आसमान में उछल पड़ा। ये पहले के सभी पानी के फव्वारों से कहीं अधिक गाढ़ा था और इसमें से तेज मछली जैसी दुर्गंध आ रही थी, जो सीधे लिन जोऊ के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। पानी की यह धार बेहद तेज थी, जो पलक झपकते ही लिन जोऊ की आंखों तक पहुंच गई और इससे बचना असंभव लग रहा था। अच्छा सर, युवा मास्टर शेन की आंखों में निर्ममता की एक झलक दिखाई दी। उनका दाहिना हाथ चुपचाप उनकी कमर पर बंधी थैली की ओर बढ़ा और उनकी उंगलियों ने उसमें छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी बूंद को संघनित कर लिया। सभी को लगा था कि लिन जोऊ बचाव के लिए अधिक मजबूत तरीका अपनाएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि उसने बस उदासीनता से अपनी आस्तीन ऊपर उठा ली। उसके सामने अचानक एक अदृश्य अवरोध प्रकट हो गया। अवरोध की सतह एक मंद आध्यात्मिक प्रकाश से घिरी हुई थी। ये ठीक वही था जो उसकी दिव्य इंद्रियों ने प्रकट किया था। पानी की तेज धार अवरोधक से ऐसे टकराई मानो किसी अविनाशी चट्टान से टकराई हो और अवरोधक पर एक भी लहर पैदा किए बिना ही पल भर में आकाश में तारों की तरह विलीन हो गई। लिन जोऊ रुका नहीं और गलियारे के अंत की ओर चलता रहा। इस समय तक वह 2/3 दूरी तय कर चुका था। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, निकास द्वार के जितना करीब पहुंचते गए, नोफ्लाई जोन का दबाव उतना ही बढ़ता गया और नदी के तल में मौजूद आत्मा को भस्म करने वाली भारी जल वाली मछलियां और भी हिंसक हो गईं। नदी से अनगिनत जलधाराएं बारिश की तरह मार्ग की ओर निकली, इतनी सघन कि उन्होंने लगभग एक जल पर्दा बना लिया, जिससे सांस लेने तक की जगह नहीं बची, मानो वे पूरे मार्ग को जलमग्न कर देना चाहती हों। अब समय आ गया है। युवा मास्टर शेन की आंखों में अचानक हत्या का भाव कौंध गया। उनका बायां हाथ अचानक उठा और उनकी आस्तीन से एक तेज तलवार निकली जो एक रहस्यमय हरी रोशनी से चमक रही थी। तलवार घनी जहरीली धुंध में लिपटी हुई थी और बिजली की गति से चल रही थी। इसने पानी की सभी बौछारों को चकमा दिया और सीधे लिन जोऊ की पीठ पर वार किया। ये हृदयभक्षी विष तलवार उसने विशेष रूप से लिन जोऊ के लिए तैयार की थी। तलवार पर पश्चिमी क्षेत्रों के एक विचित्र विष का लेप लगा हुआ था। अगर ये त्वचा को मात्र खरोंच भी दे तो जहर तुरंत चेतना के सागर में फैल जाएगा, जिससे व्यक्ति मृत्यु की कामना करने लगेगा। इसके अलावा उसने लिन जोऊ को अचंभित करने के इरादे से पानी की बौछारों के सबसे तीव्र होने के समय ही छुपकर हमला करने का विकल्प चुना। सावधान, युवा स्वामी शेन जिन्हाओं ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए घबराहट में कहा।
वह लिन जोऊ को चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लू युनचू और लू जिजोऊ के चेहरे के भाव भी बदल गए। युवा मास्टर शेन वास्तव में इतने कपटी थे, ऐसे समय में छुपकर हमला करना। बूढ़ा राक्षस जुवांटी युवा स्वामी शेन के बगल में खड़ा था, उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। वह अवचेतन रूप से पीछे हटना चाहता था। उसे अचानक एक बुरा आभास हुआ कि युवा स्वामी शेन ने शायद इस बार लोहे की थाली को लात मार दी है। लेकिन लिन जोऊ के पास मानो पीछे भी आंखें हों, उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया और न ही उसके कदम एक पल के लिए भी लड़खड़ाए। जैसे ही विशैली तलवार उसके हृदय को भेदने वाली थी, अचानक उसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी आध्यात्मिक रोशनी चमक उठी। एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह उस रोशनी ने पलक झपकते ही विशैली तलवार को काट दिया। दरार, विशैली तलवार जवाब में टूट गई और टूटी हुई तलवार उस पर छाई विशैली धुंध के साथ आध्यात्मिक प्रकाश द्वारा तुरंत चूर चूर हो गई, जिससे आकाश मलबे से भर गया। इसके बाद आध्यात्मिक प्रकाश अपनी गति को बिना रोके एक टूटते तारे की तरह मार्ग के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया, इतनी तेजी से कि कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। नहीं, युवा मास्टर शेन के चेहरे से मुस्कान हटने का अभी समय भी नहीं मिला था कि उन्होंने आध्यात्मिक प्रकाश को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। वह बचना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानो जम गया था, हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ था। वह असहाय होकर देखता रहा, क्योंकि आध्यात्मिक प्रकाश उसकी भौहों के बीचों बीच से होकर गुजर रहा था। फुफ! युवा मास्टर शेन की भौहों के बीचों बीच खून का एक गहरा घाव हो गया। अविश्वास और भय से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बिना एक भी कराह के उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा दृश्य क्षण भर में सन्नाटे में डूब गया, हर कोई स्तब्ध था। शेन परिवार के दूसरे युवा स्वामी शेन लिन जोऊ की आध्यात्मिक प्रकाश की एक ही किरण से पल भर में मारे गए। उन्हें प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिला। बूढ़े राक्षस जुवांटी ने जमीन पर पड़े युवा स्वामी शेन के शव को देखा। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, ठंडे पसीने से उनकी पीठ तुरंत भीग गई। वह भी यंग मास्टर शेन को लिन जोऊ से निपटने में मदद करने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन अब जब वह इस बारे में सोचता है तो उसे खुशी होती है कि उसने कोई कदम नहीं उठाया, वरना उसका हाल यंग मास्टर शेन से भी बदतर हो सकता था। युवा स्वामी शेन जिन्हाओ अपनी जगह पर जम गए। लिन जोऊ की पीठ को देखते हुए उनका दिल सदमे से भरा हुआ था। अंततः उसे समझ आ गया कि जिस व्यक्ति की उसने तलाश की थी वह कोई साधारण बाहरी सहायक नहीं था, बल्कि एक ऐसी हस्ती थी जिसके सामने दाव क्षेत्र का महाशक्तिशाली व्यक्ति भी सम्मान की दृष्टि से देखता था। यंग मास्टर शेन से निपट लेने के बाद लिन जोऊ ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कोई मामूली काम किया हो और शांतिपूर्वक गलियारे के अंत की ओर चलता रहा। नदी की तलहटी में मौजूद आत्माभक्षी भारी जल मछली ने मानो उसके आतंक को भांप लिया और दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। नदी की सतह पर पानी के स्तंभ धीरे धीरे शांत हो गए और केवल तारों की रोशनी से जगमगाता पानी ही शांत रूप से बहता रह गया। कुछ ही देर में लिन जोऊ गलियारे के अंत तक पहुंच गया, मुड़ा और युवा स्वामी शेन जिन्हाओ को इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ आखिरकार होश में आए और जल्दी से गलियारे में प्रवेश कर गए। हैरानी की बात यह थी कि कुछ क्षण पहले तक नो फ्लाई जोन का दबाव बेहद भारी था, लेकिन अब वह काफी कम हो गया था। नदी की तलहटी में मौजूद आत्माभक्षक भारी जल मछली ने दोबारा हमला नहीं किया और वह लगभग बिना किसी प्रयास के लिन जोऊ के पास पहुंच गई। ये देखकर अन्य साधकों ने भी हिम्मत जुटाकर उस मार्ग में प्रवेश किया। लिन जोऊ के वहां होने से नदी की तलहटी में स्थित आत्माभक्षक भारी जल मछली ने वास्तव में कोई और हमला नहीं किया। हालांकि सभी को अभी भी नो फ्लाई जोन के दबाव को झेलना पड़ रहा था, लेकिन ये पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान था और उन्होंने जल्द ही दूसरी परीक्षा पास कर ली। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जमीन पर पड़े युवा स्वामी शेन के शव को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बोलने के बाद वह मुड़ा और उस पहाड़ी दीवार की ओर चलने लगा जो मार्ग के अंत में थी और जो धीरे धीरे खुलती जा रही थी। एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया जो गहराई की ओर जाता था। उस पत्थर के दरवाजे के पीछे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा और मूल शक्ति की हल्की हल्की लहरें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। युवा मास्टर शेन का शव गलियारे के प्रवेश द्वार पर पड़ा था। उनके माथे पर बने रक्त के घाव से अभी भी धीरे धीरे खून रिस रहा था और उन खुली हुई आंखों में उनकी मृत्यु से पहले का डर अभी भी बना हुआ था, जिससे वहां मौजूद हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन जोऊ वास्तव में लोकसिंग गांव में किसी की हत्या करने की हिम्मत करेगा, और वह भी शेन परिवार के युवा स्वामी की हत्या करके। बूढ़ा राक्षस जुवांटी भीड़ के पीछे दुबक गया, यहाँ तक कि उसने युवा स्वामी शेन के शव की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसके हाथ अनजाने में ही मुट्ठी बन गए और उसके गालों से ठंडा पसीना बहने लगा। उसके मन में यही विचार गूंज रहा था, शुक्र है मैंने यंग मास्टर शेन की मदद नहीं की। अगर उसने पहले ही कुछ कर दिया होता तो शायद आज वो और यंग मास्टर शेन दोनों जमीन पर पड़े होते। लू युनचू ने लिन जोऊ की पीठ की ओर देखा। उसने पहले सोचा था कि लिन जोऊ के पास केवल आध्यात्मिक ज्ञान की गहरी समझ है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने कार्यों में इतना निर्णायक और निर्दयी होगा।
शेन परिवार के युवा स्वामी की यूं ही हत्या करने का साहस करना, इस तरह का आत्मविश्वास निश्चित रूप से किसी साधारण साधक के पास नहीं हो सकता। लू जिजोऊ की उंगलियों पर चमकती तारों की रोशनी थोड़ी सी कांप रही थी। उसने लिन जोऊ को ध्यान से देखा और अपने मन में दबी हुई आशंका को दबा लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि लोक्सिंग गांव की इस यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तनीय कारक 3 प्रमुख शक्तियां नहीं, बल्कि अज्ञात मूल का ये लिन जोऊ था। किसी ने भी यंग मास्टर शेन का समर्थन करने के लिए आवाज नहीं उठाई और इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई। शेन परिवार को लिंगशियाओ स्टार डोमेन में शीर्ष स्तर की शक्ति नहीं माना जाता था और युवा मास्टर शेन ने परिवार के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए कई लोगों को नाराज कर दिया था। अब जब वह मर चुका था तो ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को अफसोस का एहसास हो रहा था, लेकिन कोई भी उस निर्दयी व्यक्ति को नाराज करने को तैयार नहीं था जो एक मृत युवा स्वामी के लिए पल भर में वशी क्षेत्र के साधक की हत्या कर सकता था। तभी अचानक मार्ग के ऊपर शून्य में 3 आकृतियां प्रकट हुईं। वे मोटे कपड़े की जैकेट पहने हुए 3 अधेड़ उम्र के पुरुष थे जो लोक्सिंग गांव के आम ग्रामीणों से अलग नहीं दिखते थे। उनके हाथों में कुदाल और हंसिया थी और नाखूनों में मिट्टी लगी हुई थी। उनके आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था, फिर भी उन्हें देखकर वहां मौजूद हर साधक की सांसें थम गईं। ये लोक्सिंग गांव के संरक्षक हैं, किसी ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। इन तीनों अधेड़ उम्र के पुरुषों की आभा उस धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग से भी कहीं अधिक रहस्यमय प्रतीत होती थी जिसने पहले उनका मार्गदर्शन किया था। वे स्पष्ट रूप से लोक्सिंग गांव के सच्चे मूल संरक्षक थे। बीच में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जिसके हाथ में कुदाल थी, युवा स्वामी शेन के शव पर अपनी निगाहें टिकाईं और फिर लिन जोऊ की ओर मुड़े। उनकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें निर्विवाद गरिमा थी। क्या तुमने किसी की हत्या की है? लिन जोऊ ने तीनों अधेड़ उम्र के पुरुषों की ओर देखा। उसका चेहरा उदासीन बना रहा, उसमें जरा भी डर नहीं था। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि इन तीनों की साधना, जिन्हें सामान्य क्षेत्रों में शीर्ष स्तर के शक्तिशाली माना जाता है, उनकी दृष्टि में अभी भी पर्याप्त नहीं थी। वह मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। कोई समस्या है? लिन जोऊ का लहजा अनौपचारिक था, लेकिन जब आखिरी 3 शब्द बोले गए तो उनमें एक अवर्णनीय दबाव था जो बिजली की कड़क की तरह सबके कानों में गूंज उठा। उसके शब्द सुनते ही लोक्सिंग गांव का आकाश अचानक काला हो गया। पहले साफ आसमान में चांदी नीले रंग की बिजली की लकीरें धीरे धीरे आपस में मिल गईं। बिजली बादलों के बीच से गुजरी और हल्की हल्की चटकने की आवाजें निकालती रही। ये जानना जरूरी है कि लोक्सिंग गांव ने अपना एक अलग क्षेत्र बना लिया था और इसकी आंतरिक खगोलीय घटनाएं बाहरी दुनिया से अप्रभावित थीं। इससे पहले कभी बिजली नहीं चमकी थी, लेकिन इस समय लिन जोऊ के एक वाक्य के कारण उस क्षेत्र के भीतर खगोलीय घटनाएं घटित हो उठीं। तीनों अधेड़ उम्र के पुरुषों के चेहरे के भावों में अचानक बड़ा बदलाव आया और खेती के औजारों पर उनकी पकड़ थोड़ी और कस गई। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि लिन जोऊ के शब्दों के दबाव ने लोक्सिंग गांव के क्षेत्र की उत्पत्ति को हल्का सा हिला दिया था। ये निश्चित रूप से एक साधारण साधक के बस की बात नहीं थी। पहले तो उन्हें लगता था कि लिन जोऊ सिर्फ अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति शायद उनकी समझ से परे एक अस्तित्व है। हंसिया पकड़े हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अनजाने में आधा कदम पीछे ले लिया। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। कुछ क्षण पहले तक वे लिन जोऊ से पूछताछ करने की सोच रहे थे, लेकिन अब उनके पास दोषी अंतरात्मा के अलावा कुछ नहीं बचा था। अगर उन्होंने सचमुच दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया तो लोक्सिंग गांव की रक्षा करना तो दूर की बात है, ये कहना मुश्किल था कि उन तीनों का जीवित रहना भी संभव होगा या नहीं। कुदाल पकड़े हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने दिल में उठ रहे सदमे को दबाते हुए गहरी सांस ली। उनकी आवाज में तुरंत नरमी आ गई, उसमें पहले जैसी गरिमा नहीं रही। इस मामले की हम पूरी तरह से जांच करेंगे। अगर यह सच है कि उसने ही पहल की थी तो यह उसकी अपनी गलती है। ये कहकर उसने बाकी 2 अधेड़ उम्र के आदमियों को इशारा किया। तीनों ने वहां और देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की, मानो उनकी आकृतियां हवा में विलीन हो गईं। वे पल भर में शून्य में विलीन हो गए, यहां तक कि पहले से एकत्रित बिजली भी उनके जाने के साथ धीरे धीरे शांत हो गई और आकाश फिर से साफ हो गया। तीनों रक्षकों के पूरी तरह गायब हो जाने के बाद ही सबने आखिरकार चैन की सांस ली। लिन जोऊ को देखते हुए उनके चेहरे पर गहरी श्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं था। लोक्सिंग गांव के मुख्य संरक्षक भी उससे भयभीत थे। आखिर लिन जोऊ की पृष्ठभूमि क्या थी? युवा मास्टर शेन जिन्हाओ लिन जोऊ के पास गए, उनकी आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी। साथ ही दाववादी, अभी आपने जो चाल चली उससे लोक्सिंग गांव की दिव्य घटना वास्तव में घटित हुई। ये तो अविश्वसनीय था। लिन जोऊ ने उदासीनता से उत्तर दिया, यह इस क्षेत्र के मूल का महज एक आकस्मिक स्पर्श था, कुछ भी नहीं था। उसने सचमुच इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसकी ताकत के साथ लोक्सिंग गांव की खगोलीय घटना को सक्रिय करने की तो बात ही छोड़िए, इस छोटे से क्षेत्र को चकनाचूर करना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपने सामने का दृश्य देखा। उनके होठों के कोने हल्के से फड़क रहे थे।
उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए जल्दी से आगे कदम बढ़ाया। चून की गलतफहमी दूर हो गई है, तो आइए हम जल्द से जल्द आगे बढ़ें और गुफा स्वर्ग अमर लोक की ओर चलें। इतना कहकर वह तेजी से गलियारे के अंत में स्थित पत्थर के द्वार की ओर बढ़ा, हाथ से मुद्राएं बनाई और पत्थर के द्वार को हल्के से धक्का दिया। लू यूंचू की आंखों में उम्मीद की चमक थी और वह सबसे पहले पत्थर के द्वार की ओर बढ़ी। लू जिजो और हुआओ झेंग ने भी अपने विचारों पर काबू पाया और उसके पीछे पीछे चले। बूढ़े राक्षस जुवांटी ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंत में उसने खुद को तैयार किया और उसका पीछा किया। हालांकि उसने लिनजोऊ से सुरक्षित दूरी बनाए रखी, क्योंकि उसे खुद पर मुसीबत मोल लेने का डर था। लिनजोऊ और युवा मास्टर शेन जिन्हाओ पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही वे पत्थर के द्वार से गुजरे, लिनजोऊ की आंखों में एक पल के लिए एहसास की चमक कौंध गई। वह गुफा स्वर्ग अमर लोक के सबसे गहरे हिस्से में सहज ऊर्जा के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसका लक्ष्य अंततः उसकी पहुंच में था। पत्थर के द्वार के पीछे स्थित वह निर्जीव गांव पिछली परीक्षाओं के दमनकारी वातावरण से बिल्कुल अलग था। नीले पत्थरों से बना रास्ता घिसकर चिकना और चमकदार हो गया था, और दोनों ओर मिट्टी के घरों की चिमनियों से उठता हुआ धुआं भोजन की सुगंध के साथ मिल रहा था। चोटी वाली कई बच्चियां लकड़ी की तलवारें लहराते हुए एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। उनकी हंसी स्पष्ट और मधुर थी। एक बूढ़ा किसान कुदाल लिए खेतों से लौटा, उसकी पैंट पर कीचड़ के धब्बे थे। लिनजोऊ और बाकी लोगों को देखकर वह बस मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोमलता थी, किसानों की तरह चौकसी का कोई निशान नहीं था। सचमुच वह एक साधारण गांव जैसा लग रहा था, दुनिया से कटा हुआ। लिनजोऊ ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। खुद समेत केवल 5 लोग ही दूसरे चरण को पार कर पाए थे। लू यूंचू, लू जिजो, हुआओ झेंग और बूढ़ा राक्षस जुवानती, जो एक कोने में दुबका हुआ था और अपनी उपस्थिति को कम से कम करने की कोशिश कर रहा था। युवा मास्टर शेन जिन्हाओ अंततः परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे। वे पत्थर के द्वार पर खड़े होकर लिनजोऊ को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। उनके चेहरे पर निराशा के साथ साथ राहत का भाव भी था। साथ ही दाववादी, मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना। वह जानता था कि उसकी ताकत अपर्याप्त है, साथ चलना केवल एक बोझ होगा। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उनसे बोले, तीसरे चरण के लिए अन्य लोगों से साधकों के आगमन की आवश्यकता है। इसमें लगभग 2 घंटे और लगेंगे। आप गांव में इच्छानुसार घूम सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों को परेशान न करें और गांव के पीछे स्थित बांस के जंगल में बिल्कुल भी प्रवेश न करें। वह गुरु का निवास स्थान है। इतना कहकर बुजुर्ग एक तरफ हट गए और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लू यूंचू की निगाहें अनजाने में लिनजोऊ पर टिक गईं। उन्हें गांव के नज़ारे निहारते हुए देखकर वह धीरे से आगे बढ़ी और उनकी आवाज़ साफ और कोमल थी, साथ ही दाववादी, क्यों न हम साथ में घूमें। लुओक्सिंग गांव के रीति रिवाजों को देखना अच्छा रहेगा। लिनजोऊ के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और वह उसे बेहतर ढंग से समझना चाहती थी। उसकी आवाज़ सुनते ही लिनजोऊ रुक गया और उसके मन में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। उसने उन सभी अभिमानी साधकों के बारे में सोचा जो लुओ यूंचू के आसपास रहते थे। अगर वे उसे उसके साथ चलते हुए देखते तो उनकी निगाहें इतनी तीखी होती कि वे काट सकती थीं और बेवजह मुसीबत को न्योता दे सकती थीं। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया, बस पास ही स्थित एक चाय घर की ओर अपनी गति तेज कर दी। पीछे एक हल्की सी कोई जरूरत नहीं की आवाज़ छोड़ते हुए लुओ यूंचू को वहीं खड़ा छोड़ दिया। लू यूंचू उसकी पीठ की ओर देखते हुए जम सी गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए बेबसी झलक गई, लेकिन फिर वह हंसे बिना नहीं रह सकी। ये व्यक्ति अफवाहों से भी कहीं ज्यादा मुसीबत से डरता था। लिनजोऊ चाय घर में दाखिल हुई, खिड़की के पास एक सीट ढूंढी और एक केतली भर दरदरी चाय मंगवाए। वेटर 15-16 साल का एक लड़का था जिसने बड़ी फुर्ती से चाय परोसी। लिनजोऊ ने इस मौके का फायदा उठाकर पूछा, युवक, तुम्हारा गांव काफी खास लगता है। मैंने सुना है कि गांव में एक बहुत ही प्रतिष्ठित गुरु रहते हैं। लड़के की आंखें चमक उठी, उसकी आवाज़ गर्व से भर गई। बेशक, गुरुजी गांव के पीछे बांस के जंगल में रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं और यहाँ तक कि हमें बाहरी दुनिया की कहानियाँ भी सुनाते हैं। चाहे गांव के बड़े बुजुर्ग हों या बच्चे, सभी गुरुजी का आदर करते हैं। यहाँ तक कि वे शक्तिशाली संरक्षक दादाजी भी गुरुजी को देखकर विनम्र रहते हैं और जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करते। लिनजोऊ ने हल्के से सिर हिलाया और फिर पूछा, तो क्या आपका गांव रोजाना इतना ही शांत रहता है? कोई मतभेद नहीं होता। लड़के के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, पहले यहाँ काफी शांति थी। बाद में फौन परिवार के लोग कहने लगे कि हमारे गांव में खजाने हैं और हमें अपना जीवन केवल गांव की रक्षा करने में ही नहीं बिताना चाहिए, बल्कि बाहर जाकर बाहरी लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। वे लिंगशियाओ स्टार डोमेन पर शासन करने की बात करते हैं ताकि सभी लोग सुखी जीवन जी सकें। लेकिन गांव के बुजुर्ग ऐसा नहीं चाहते। उनका कहना है कि गांव में रहकर शांति से जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है, बाहर जाकर मुसीबत मोल लेना ठीक नहीं है। फैंग परिवार। लिनजोऊ ने भौहें चढ़ा लीं। जी हाँ, फौन परिवार गांव का एक प्रमुख कुल है और इस कुल में कई शक्तिशाली साधक हैं।
लड़के ने थोड़ी सतर्कता भरी आंखों से कहा, वे हमेशा बाहर के लोगों से मेलजोल रखते हैं और कहते हैं कि वे गांव के खजाने को अपने इस्तेमाल के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। बहुत से लोग इससे असहमत हैं, लेकिन फॉन परिवार इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं करता। लिन जोऊ समझ गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि लोकसिंग गांव वास्तव में दो गुटों में बटा हुआ था। एक रूढ़िवादी गुट था जो गांव में शांति बनाए रखना चाहता था और बाहरी विवादों में शामिल नहीं होना चाहता था। दूसरा कट्टरपंथी गुट था जिसका नेतृत्व फॉन परिवार कर रहा था, जो लोकसिंग गांव की नींव, सहज ऊर्जा और गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र का उपयोग बाहरी शक्तियों के साथ एकजुट होने या यहाँ तक कि लिंगशियाओ तारा क्षेत्र पर शासन करने, प्रसिद्धि और संसाधन प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। उसने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट पिया और उसकी आंखों में हल्की सी ठंडक झलक उठी। क्या फॉन परिवार सहज ऊर्जा को छूना चाहता था? ये तो सीधे उसके निशाने पर आने जैसा होगा। तभी चाय घर के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। हुआओ झेंग ज्वाला कबीले के दो अनुयायियों के साथ अंदर आया। लिन जोऊ को देखकर उसकी आंखों में शत्रुता भरी हुई थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। उसने लिन जोऊ से सबसे दूर एक सीट ढूंढ ली और अपने साथियों से कुछ फुसफुसाया। लू जिजोऊ भी अंदर आ गया। उसने बैठने के लिए जगह नहीं ढूंढी, बल्कि दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी निगाहें चायघर में मौजूद लोगों पर घूमती रहीं और अंतमैन विचारों में डूबी लिन जोऊ पर टिक गईं। उसने पहले ग्रामीणों की बातचीत भी सुनी थी और फॉन परिवार के बारे में जानता था। ऐसा लगता था कि लिन जोऊ भी इन्हीं बातों की छानबीन कर रहा था। जाहिर है, लोकसिंग गांव की कहानी उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। लिन जोऊ ने उन दोनों को नज़रअंदाज किया और अपनी चाय खत्म करने के बाद चला गया। बांस के घर के अंदर, खिड़की की जाली के बाहर बांस की छाया के चारों ओर चंदन का धुआं लिपटा हुआ था और मेज पर फैली प्राचीन पुस्तकों से स्याही की बासी गंध आ रही थी। फॉन परिवार के मुखिया फॉन ली गहरे रंग के पैटर्न वाले ब्रोकेड चोगे में सजे हुए थे। चिंतित भाव से उन्होंने सम्मान की सीट पर बैठे गुरु को प्रणाम किया। उनकी आवाज में थोड़ी अनिच्छा झलक रही थी। गुरुजी, लिंगशियाओ तारा क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा फल फूल रही है और विभिन्न शक्तियां क्षेत्र पर कब्जा कर रही हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोतों के लिए लड़ रही हैं। हम लोकसिंग गांव में गुफा स्वर्ग अमर क्षेत्र और सहज ऊर्जा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम एक कोने में घिर गए हैं। देर सवेर हम ही निशाने पर होंगे। बाहरी दुनिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर और लिंगशियाओ स्टार डोमेन पर शासन करके ही हम हमेशा के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और गांव के सभी लोगों को संसाधनों और प्रसिद्धि का आनंद लेने की अनुमति दे सकते हैं। धुले हुए मोटे कपड़े का चोगा पहने, बर्फ जैसे सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाले ग्राम प्रधान लाओ हुए एक तरफ खड़े थे। उनका स्वर शांत था, लेकिन हर शब्द दृढ़ था। फैंगली, क्या तुम भूल गए हो कि लोकसिंग गांव की 1000 साल की शांति का आधार क्या है? ये सांसारिक झगड़ों में न पड़ना है। सत्ता और लाभ के लिए संघर्ष की दिशा में पहला कदम उठाते ही आप अंतहीन नरसंहार में फंस जाएंगे। ग्रामीणों के शांतिपूर्ण दिन समाप्त हो जाएंगे। ये सुरक्षा नहीं, विनाश है। दोनों के विचार परस्पर विरोधी थे। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था और बांस के घर के अंदर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया। गुरु ने अंततः अपने हाथ में पकड़ी बांस की पर्ची नीचे रख दी। उन्होंने सादे वस्त्र पहने थे और उनका चेहरा सौम्य था, फिर भी उनकी आंखों में संसार के रहस्यों को भलीभांति जानने वाले व्यक्ति की स्पष्टता झलक रही थी। उनकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसने तुरंत ही दोनों के बीच की बहस को शांत कर दिया। बहस करना व्यर्थ है। तीसरी परीक्षा गुफा स्वर्ग अमर लोक में प्रवेश करने वालों की परीक्षा लेने के लिए है। आज हम इसका उपयोग निर्णय लेने के लिए करेंगे। आप में से प्रत्येक एक प्रतिनिधि का चयन करेगा। जिस किसी का प्रतिनिधि तीसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होगा, मैं उस व्यक्ति के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। फॉन्ग ली की आंखों में पल भर में खुशी की चमक आ गई और उसने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी जाकर किसी को आमंत्रित करता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और जल्दी से चला गया, इस डर से कि कहीं वह एक कदम पीछे न रह जाए। ग्राम प्रधान लाओ हुआई ने थोड़ा सा माथा से कुड़ा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और विदा लेकर उस सराय की ओर चल पड़े जहां लिनजोऊ ठहरे हुए थे। लिनजोऊ अभी अभी सराय में अपने कमरे में लौटा था और इस बारे में सोच रहा था कि सहज ऊर्जा को और अधिक तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि ग्राम प्रधान लाओ हुआई वहां अधेड़ उम्र के एक गार्ड के साथ खड़े थे, जिन्होंने आधी बाजू की शर्ट पहनी हुई थी। गार्ड की आभा केंद्रित थी और उससे एक हल्का दबाव निकल रहा था। वह स्पष्ट रूप से ग्राम प्रमुख का एक सक्षम सहायक था। साथ ही दाववादी दखलंदाजी के लिए क्षमा चाहता हूँ। ग्राम प्रधान लाओ हुआई ने सौम्य मुस्कान के साथ बिना लाग लपेट के सीधे अपना उद्देश्य बताया। ग्राम बाहरी संघर्षों में भाग लेने को लेकर विभाजित है। गुरु ने मुझे और फॉन्ग परिवार को तीसरे परीक्षण के लिए एक एक व्यक्ति चुनने को कहा है। जो भी जीतेगा उसके प्रस्ताव का समर्थन किया जाएगा। मैंने देखा है कि आप में असाधारण शक्ति है, साथ ही दाववादी, और मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। लिनजोऊ के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला।
वह थोड़ा मुड़कर दरवाजे का आधा हिस्सा रोकने लगा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। मुझे तुम्हारे गुटबाजी के झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इनकार करता हूँ। उसने स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर लिया था। प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अर्थ था लोकसिंह गांव के आंतरिक कलह में उलझना। इससे न केवल वह कर्मों के जाल में फंस जाएगा, बल्कि वह फौन परिवार के लिए कांटा बन जाएगा और बेवजह ही मुसीबतों का अंबार मोल ले लेगा। उसके यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य था सहज ऊर्जा अनैच्छिक प्राप्त करना। यदि वह सचमुच इसे नहीं पा सका तो वह इसे बलपूर्वक भी प्राप्त कर सकता था। ऐसे तुच्छ झंझट में पड़ना उचित नहीं था। ग्राम प्रमुख लाओ हुआए और भी कुछ कहना चाहते थे, शायद बाद में सहज ऊर्जा के ठिकाने का खुलासा करने का वादा भी करना चाहते थे, लेकिन लिनचोऊ ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया और उनकी आवाज़ में अधीरता बढ़ती गई। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया वापस चले जाए। मैं परेशान नहीं होना चाहता। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले और ग्राम प्रधान लाओ हुआई की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, जिससे बाहर खड़े दोनों आदमी फंस गए। अधेड़ उम्र के गार्ड का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां इतनी भींच गईं कि उनसे चरमराहट की आवाज़ आई। उसने धीमी, क्रोधित आवाज़ में ग्राम प्रधान लाओ हुआई से कहा, ग्राम प्रधान, ये साधक हद से ज्यादा उद्दंड है। यह महज एक बाहरी व्यक्ति है, फिर भी इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह का व्यवहार करने की? बेहतर होगा कि हम शिंगलुओ संप्रदाय के लू जेजो या हिम और हिम संप्रदाय के लू युंचू को ढूंढ लें। कम से कम वे प्रतिष्ठित संप्रदायों के शिष्य तो हैं और इतने असभ्य नहीं होंगे। ग्राम प्रधान लाओ हुआई ने हाथ हिलाया। उनके चेहरे पर गुस्सा तो नहीं था, लेकिन एक समझदारी भरी मुस्कान थी। उन्होंने लिनजोऊ के दरवाजे की ओर देखा और अपनी आवाज़ और धीमी करते हुए कहा, किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्ग परिवार सराय में हमारी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। फॉन्ग ली सफलता के लिए बेचैन है और हमेशा से ही शक्तिशाली बाहरी लोगों से सावधान रहा है। अब तक उसने शायद ये निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि चूंकि मैं इस साथी दाववादी को ढूंढने आया हूं, इसलिए वह मेरा प्रतिनिधि ही होगा। अधेड़ उम्र का गार्ड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे बात समझ में आई और उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। ग्राम प्रमुख बुद्धिमान हैं। इस तरह फॉन्ग परिवार अपना सारा ध्यान इस साथी दाववादी पर केंद्रित कर देगा। वे न केवल हमें परेशान नहीं करेंगे, बल्कि तीसरे परीक्षण के दौरान उसे ही निशाना बनाएंगे, जिससे हमें आराम से बैठकर परिणाम देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल यही तो बात है। ग्राम प्रधान लाओ हुआई ने सिर हिलाया और सराय से बाहर जाने के लिए मुड़ गए। इस दाववादी शिष्य की शक्ति का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर फॉन्ग परिवार उसे निशाना भी बनाए तो ज़रूरी नहीं कि उन्हें कोई फ़ायदा हो। हमें बस वापस जाकर तीसरे परीक्षण के शुरू होने का इंतज़ार करना है। बाकी सब तो किस्मत पर निर्भर करेगा। वे दोनों आकृतियां धीरे धीरे सराय के गलियारे के अंत में गायब हो गईं, जबकि कमरे के अंदर लिनजोऊ ने अपनी दिव्य इंद्रियों से उनकी बातचीत को बहुत पहले ही सुन लिया था। उसने अपनी भौहें उठाईं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस ग्राम प्रधान में वाकई कुछ चालाकी थी। वह उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। उसे बस यही उम्मीद थी कि ग्राम प्रधान के दांत न टूट जाएं। वह खिड़की के पास गया और गांव के पीछे बांस के जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। न तो ग्राम प्रधान की साजिशें और न ही फॉन्ग परिवार की महत्वाकांक्षाएं उसके लक्ष्य को प्रभावित कर सकती थीं। तीसरा परीक्षण शुरू होते ही और उसे सहज ऊर्जा प्राप्त हो जाने पर वह लोकसिंह गांव छोड़ देगा। यहाँ के विवादों का उससे कोई लेना देना नहीं था। गांव के प्रवेश द्वार पर खुले मैदान में धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने एक पीतल की घंटी पकड़ी हुई थी। हल्के से हिलाने पर उसकी मधुर ध्वनि पूरे गांव में फैल गई। अंततः तीसरी परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब लिनजोऊ भीड़ के साथ पहुंचा तो उसने चारों ओर नजर घुमाए और अचानक एक परिचित आकृति को देखा, जिससे वह भौहें चढ़ाकर बोला, युवा स्वामी शेन जिनहाओ, आप यहाँ क्यों हैं? युवा मास्टर शेन जिनहाओ भीड़ के किनारे खड़े थे। लिनजोऊ को अपनी ओर देखते देख वे तुरंत आगे बढ़े। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और असहजता के भाव थे। साथ ही दाववादी, मैंने पारिवारिक संबंधों का सहारा लिया। शेन परिवार का लोकसिंह गांव में एक पुराना परिचित है जो मुझे तीसरे परीक्षण में भाग लेने की अनुमति दे सकता है, लेकिन बस इतना ही। अगर मैं इससे आगे जाना चाहता तो कोई रास्ता नहीं होता। लिनजोऊ के गलतफहमी का शिकार होने के डर से उसने जल्दी से कहा, मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस सोचा कि किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी से आपको जेड पेंडेंट पर नज़र रखने में मदद मिल सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि फॉन्ग परिवार निश्चित रूप से आपको निशाना बनाएगा। लिनजोऊ ने उसकी ओर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में ईमानदारी देखकर उसने और कुछ नहीं कहा। किसी के साथ रहने से कम कुछ अनावश्यक परेशानियों से तो बचा जा सकता था। जब तक युवा स्वामी शेन जिनहाओ लापरवाही से कोई काम नहीं करते, तब तक वह बोझ नहीं बनेगा। इसी क्षण धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग आगे बढ़े। उनके हाथों में एक लकड़ी का बक्सा था, जिसके अंदर दर्जनों जैड के लटकन करीने से सजे हुए थे। प्रत्येक जैड लटकन से अलग अलग हल्की चमक निकल रही थी, जो 5 रंगों में थी, लाल, पीला, नीला, हरा और काला।
उसने जोर से सबको बताया, तीसरा परीक्षण गुप्त लोक के पेंडेंट की खोज है। नियम इस प्रकार हैं, सबसे पहले आपको यादृच्छिक रूप से छोटी टीमों में बांटा जाएगा। प्रत्येक टीम को शुरुआत में केवल एक यादृच्छिक रंग का जेड पेंडेंट मिलेगा। विशेष व्यवस्था के कारण युवा मास्टर शेन जिनहाओ को लिनजुओ की टीम में रखा गया है। दूसरा, गुप्त लोक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करता है। टीम के सदस्यों को गुप्त लोक के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाएगा और उन्हें अन्य 4 रंगों के जेड पेंडेंट की खोज करते हुए स्वयं ही पुनः एकत्रित होना होगा। तीसरा, विभिन्न रंगों के सभी 5 जेड पेंडेंट एकत्र करने के बाद पेंडेंट स्वचालित रूप से मिलकर एक प्राचीन साधना तकनीक प्रकट करेंगे। गुप्त लोक बंद होने से पहले आपको तकनीक के मूल को समझना होगा। जो लोग इसे समझने में सफल होंगे वे गुफा स्वर्ग अमर लोक के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे, जो असफल होंगे उन्हें सीधे बाहर कर दिया जाएगा। अंतिम वाक्य के लिए धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जानबूझकर अपने लहजे पर जोर दिया, सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, ये तकनीक प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें मूलभूत 2 नियम समाहित हैं। इसे समझना अत्यंत कठिन है। पिछले वर्षों में 30% से भी कम लोग सफल हुए हैं। इसके अलावा गुप्त क्षेत्र में आप जेड पेंडेंट के लिए लड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, भीड़ के बीच तुरंत ही चर्चा की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। हुओ झेंग ने लाल जेड पेंडेंट को हाथ में कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। ये तो बस एक प्राचीन साधना तकनीक है, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्या यह मुझे हरा सकती है? उसके पीछे खड़े ज्वालाकुल के सेवकों ने जल्दी से अपनी बात दोहराई, उनके लहजे चापलूसी से भरे हुए थे। लू जिजोऊ ने नीले जेड के लटकन को पकड़ रखा था, उनकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी सतह पर बने पैटर्न को सहला रही थीं, उनका भाव सतर्क था। प्राचीन तकनीकों में दाव के नियम समाहित हैं, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लू युनचू ने हरे जेड के लटकन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी नज़र अनजाने में लिनजुओ पर पड़ी और उसे अपने हाथ में पकड़े काले जेड के लटकन को शांत भाव से देखते हुए देखकर, मानो वह तकनीक को समझने के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो, उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। क्या वह सचमुच गुफा स्वर्ग अमर लोक में प्रवेश करने के अवसर की परवाह नहीं करता वीडियो था? को लाइक और शेयर जरूर करें, इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बने। नीचे कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।